यूनिवर्सल्स अल्टीमेट बॉस अध्याय 281 ग्रैंड कमांडर। वहां खड़े लोग जब कियान वानयांग और चेन याओ की बातें सुन रहे थे तो वे सब हैरानी से चिल्ला रहे थे। उन्हें सच में ऐसी महान हस्ती देखने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन जो बात वहां खड़े लोग समझ नहीं पा रहे थे वह ये थी कि इस ग्रैंड कमांडर को वांग हाओ से इतनी दिक्कतें क्यों थीं, और उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वह वांग हाओ को तुरंत खत्म करने का इंतजार नहीं कर सकता था। बूढ़े, इस तरह की बकवास ने तो तुम्हें सच में बाहर निकाल दिया। वांग हाओ ने ली यूनयांग को गुवान शिनिक्सियोंग के सामने लात मारी। बूढ़े, वहां खड़े लोगों के पसीने छूट गए और फिर वे एक एक करके पीछे हट गए। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि वांग हाओ और गुवान शिनिक्सियोंग का क्या रिश्ता था, लेकिन इस तरह की बात से सब कुछ साफ हो गया था। उनका रिश्ता पक्का अच्छा नहीं था। वांग हाओ, तुम सच में बहुत आगे निकल गए हो। मत भूलना, तुम मेरे सबॉर्डिनेट हो। गुवान शिनिक्सियोंग का चेहरा उदास था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और ली यूनयांग में असली क्यूई का इंजेक्शन लगाया, जिससे ली यूनयांग की चोटें कंट्रोल हो गईं। छी! वांग हाओ ने गुवान शिनिक्सियोंग को बीच वाली उंगली दिखाई। बूढ़े, तुमने ही मुझे मार्शल का टाइटल दिया है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान जोखिम में डालूं। क्या तुम अभी भी सपना देख रहे हो? तो तुम इस कमांडर का ऑर्डर नहीं मानोगे? गुवान शिनिक्सियोंग की आंखों में जान से मारने का इरादा झलक रहा था। वह सच में वांग हाओ को मारना चाहता था। शुरू में उसे लगा था कि वांग हाओ अपनी मर्जी से मेका सौंपकर उनके बीच के रिश्ते को आसान बनाना चाहता है, लेकिन वांग हाओ के अभी के रवैये से यह साफ था कि यह लड़का पूरी तरह से मार्शल की पोस्ट के पीछे पड़ा था और जो कुछ भी हुआ उसे भूलने का उसका कोई इरादा नहीं था। और वांग हाओ के टैलेंट और पर्सनैलिटी को देखते हुए अगर वह बड़ा हो गया तो मिलिट्री बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी। हाँ, वांग हाओ जोर से हंसा। अगर मैं तुम्हें ऑर्डर भी दूं तो क्या तुम मुझे ऑर्डर देने की हिम्मत करते हो? गुवान शिनिक्सियोंग इतना गुस्से में था कि वह गुस्से से भर गया। वांग हाओ, यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम स्काईफायर कंपनी के दूसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर और फार्मास्यूटिकल गिल्ड के वाइस प्रेसिडेंट हो, तुम जो चाहो कर सकते हो। अगर आप कुछ चीज़ों में बहुत आगे बढ़ जाते हैं तो कोई भी आपको बचा नहीं सकता। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, पूरी जगह तुरंत भड़क उठी। हे भगवान, क्या मेरे कानों ने मुझे धोखा दिया? नहीं, ग्रैंड कमांडर ने कहा कि वह स्काईफायर कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर और फार्मास्यूटिकल गिल्ड का वाइस प्रेसिडेंट है। धत्तेरे की कोई हैरानी नहीं कि स्पेसशिप पर 3 बड़ी ताकतों के निशान थे। पता चला कि उसकी पहचान बहुत ज्यादा ताकतवर है। मुझे आखिरकार पता चल गया कि उसने ग्रैंड कमांडर को बूढ़ा कहने की हिम्मत क्यों की। पता चला कि उसके पीछे 2 बड़ी ताकतें हैं। वांग हाओ बिल्कुल सही कह रहा है। इन 2 पहचानों के साथ ग्रैंड कमांडर भी उसे ऑर्डर नहीं दे सकता। बकवास, अगर वह उसे ऑर्डर देता तो इसका मतलब होता कि मिलिट्री स्काईफायर कंपनी और फार्मास्यूटिकल गिल्ड से ज्यादा ताकतवर है। और इंटरस्टेलर फेडरेशन की 5 बड़ी ताकतों में से एक होने के नाते वे ऐसी चीज को कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? तब तो पक्का जंग होगी। यह इज्जत की जंग है और मिलिट्री इसे संभाल नहीं सकती। इनकी तुलना में मैं वांग हाओ की असली पहचान जानने के लिए ज्यादा उत्सुक हूं। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि किस तरह का इंसान मिलिट्री मार्शल बन सकता है, स्काईफायर कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर और यहां तक कि फार्मास्यूटिकल गिल्ड का वाइस प्रेसिडेंट भी बन सकता है। उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ ने मजाक उड़ाया। तो क्या हुआ अगर मैं हद से ज्यादा आगे बढ़ गया? कौन मेरा कुछ बिगाड़ सकता है? गुवान शिनिक्सियोंग इतना गुस्से में था कि वह सीधे वांग हाओ का मार्शल टाइटल रद्द करने का ऑर्डर देना चाहता था, लेकिन जब उसने ब्रेन सेंसिंग रिमोट कंट्रोल टेक्नोलॉजी के बारे में सोचा तो वह इस गुस्से को निगल नहीं सका। और ब्रेन सेंसिंग रिमोट कंट्रोल टेक्नोलॉजी के बिना भी वह वांग हाओ का मार्शल टाइटल यूं ही रद्द करने की हिम्मत नहीं करेगा। क्योंकि अगर वह चाहता भी तो अलग अलग ताकतें उसे इसे रद्द नहीं करने देती, ठीक वैसे ही जैसे उस समय वांग तियानी के साथ हुआ था। उसके पीछे मार्शल सेज के बहुत सारे स्पोर्टर थे और उनकी मिलिट्री बस इसका सामना नहीं कर पा रही थी। वांग हाओ, तुम मार्शल टाइटल के साथ खेलने में अपना समय ले सकते हो। गुवान शिनिक्सियोंग ने ठंडी सांस ली यूनयांग को उठाया और आसमान में बड़े बैटलशिप की ओर उड़ गया। सच कहूं तो उसे वांग हाओ को मार्शल बनने देने का बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। आखिर मार्शल टाइटल को ब्रेन सेंसिंग रिमोट कंट्रोल टेक्नोलॉजी से बदलना, ये डील उनकी मिलिट्री के लिए फायदेमंद लग रही थी, चाहे आप इसे किसी भी तरह से देखें। ज्यादा से ज्यादा इस बच्चे वांग हाओ का मुंह बहुत जहरीला था, जिससे लोग गुस्से में इस बदमाश को मार डालना चाहते थे। लेकिन बड़ी पिक्चर के लिए उसने ये सब सह लिया। आखिर एक बच्चे से ज्यादा बहस करना उसकी इज्जत के खिलाफ था। छी! तुम्हें लगता है कि मैं खेलने का खर्च नहीं उठा सकता? वांग हाओ ने होंठ सिकोड़े। जब उसने मिलिट्री रैंक बेचना शुरू किया तो इस बूढ़े को सिरदर्द हो जाएगा। साथ ही वह ये भी सोच रहा था, मिलिट्री रैंक बेचना रिश्वत लेना माना जाना चाहिए, जिसे करप्ट ऑफिसर माना जाना चाहिए। इससे उसे बहुत सारे सिन पॉइंट्स मिलने चाहिए, है ना? बॉस, पांजियाई भाग गई।
कियान वानयांग ने उसे याद दिलाया। वांग हाओ ने इधर उधर देखा और सच में उसे यह गोरी, सुंदर और लंबी टांगों वाली लड़की नहीं मिली। बॉस, मैंने अभी देखा कि इस पान जियाई ने ड्रीम चेजर मीडिया का बैच पहना हुआ था। उसे ड्रीम चेजर कंपनी की रिपोर्टर होना चाहिए, चेन याओ ने जल्दी से कहा। वह ड्रीम चेजर मीडिया में है। वांग हाओ थोड़ा हैरान हुआ। क्या ये पान जियाई 11th ब्रांच कैंपस का स्टूडेंट नहीं था? कियान वानयांग ने समझाया, बॉस, हर कोई आपकी तरह सुपर जीनियस नहीं होता जो आगे की पढ़ाई के लिए तियानबेई यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में जा सके। अगर वे मेन कैंपस में नहीं जा सकते तो इसका मतलब है कि उनकी यूनिवर्सिटी लाइफ खत्म हो गई है। वांग हाओ ने अपनी ठुड्डी खुजाई, तो इसका मतलब है कि मैं एक लेजेंडरी एकेडमिक ओवरअचीवर हूँ। कियान वानयांग और चेन याओ दोनों ने सीरियस चेहरे बनाकर सहमति में सिर हिलाया। अगर वांग हाओ को एकेडमिक ओवरअचीवर नहीं माना जाता तो दुनिया में कोई एकेडमिक ओवरअचीवर नहीं होता। वांग हाओ ने सेटिस्फैक्शन से सिर हिलाया, फिर उंगलियां चटकाईं। चलो, हम ड्रीम चेजर मीडिया जा रहे हैं। कियान वानयांग और चेन याओ, दो सबॉर्डिनेट, जल्दी से पीछे पीछे चले गए। कियान वानयांग ने मुस्कुराते हुए पूछा, बॉस, इस पान जियाई को लेकर आपके मन में कोई इरादा है? वांग हाओ ने सीरियसली कहा, मेरे मन में कोई इरादा नहीं है, लेकिन उसकी छाती सच में बहुत बड़ी है। कियान वानयांग और चेन याओ ने एक दूसरे को देखा, फिर तारीफ से वांग हाओ को देखा। बॉस, कितना बड़ा दिमाग है। तुम मेरी तारीफ करते हो। वांग हाओ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तो बॉस, आपको किस तरह की औरत पसंद है? कियान वानयांग ने उत्सुकता से पूछा। उसने इतने लंबे समय तक वांग हाओ को फॉलो किया था और बहुत सारे फायदे उठाए थे, लेकिन सच में उसकी लड़कियों के पीछे भागने की हिम्मत नहीं थी। उसे बस डर था कि जिस लड़की के पीछे वह जा रहा है वह वैसी ही होगी जैसी वांग हाओ को पसंद है, और फिर यह बॉस उसे पक्का धोखा देगा। वांग हाओ ने एक पल सोचा और कहा, मुझे एक छोटी सी विक्सन पसंद है जो पहली नज़र में प्यो लगे, दूसरी नज़र में सेडक्टिव और तीसरी नज़र में रूह चुराने वाली। कियान वानयांग और चेन याओ, दो सबॉर्डिनेट, उसकी तरफ तारीफ से देख रहे थे। बॉस तो बॉस होता है, वह सिर्फ 3 नज़रों में तय कर सकता है कि किसी लड़की का पीछा करना है या नहीं। उसकी काबिलियत सच में बहुत ज़्यादा है। आसपास खड़े लोग तीनों को जाते हुए देख रहे थे, उनके दिमाग अभी भी हैरान थे। उन्हें सच में उम्मीद नहीं थी कि इस नौजवान का बैकग्राउंड इतना डरावना होगा, खासकर वांग हाओ का डरावना टैलेंट जिसने सबको चौंका दिया। उन सभी को लगा कि एक नया दौर शुरू हो चुका है। ये सोचकर सब लोग सड़क पर खड़े लाइट ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को देखने के लिए पीछे मुड़े। इस बार किसी ने कोई मजाक नहीं किया, और जो पुलिस अफसर वांग हाओ की जांच करना चाहता था वह और भी हैरान था, ज्यादा देर तक होश में नहीं आ सका। कॉस्मिक लेवल के बड़े विलेन का लेटेस्ट चैप्टर। ड्रीम चेजिंग मीडिया के चेयरमैन के ऑफिस के अंदर जीयू स्टार। वांग हाओ चेयरमैन की सीट पर बैठे थे, जबकि उनके दो सबॉर्डिनेट कियान वानयांग और चेन याओ उनके पीछे लेफ्ट और राइट प्रोटेक्टर की तरह खड़े थे। उनके सामने एक अधेड़ उम्र की औरत खड़ी थी, लेकिन उसने बहुत फैशनेबल कपड़े पहने थे और अच्छे से मेंटेन थी। वह ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल की लग रही थी और उससे मैच्योर चार्म झलक रहा था। ये औरत ड्रीम चेजिंग मीडिया की चेयरमैन किन जियांग शुए थी, जो जीयू स्टार पर एक मशहूर करियर वुमन थी। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि मार्शल हमारे ड्रीम चेजिंग मीडिया में क्यों आ रहे हैं? किन जियांग शुए ने मुस्कुराते हुए पूछा, हालांकि वह अंदर से पूरी तरह से कंफ्यूज्ड महसूस कर रही थी। वह सच में समझ नहीं पा रही थी कि एक यंग मार्शल बिना किसी वजह के उनकी कंपनी में क्यों आएगा। आपको मेरी पहचान इतनी जल्दी पता चल गई? ऐसा लगता है कि आपकी मीडिया कंपनी काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वांग हाओ थोड़ा मुस्कुराई। किन जियांग शुए धीरे से हंसी, मार्शल, तुम मजाक कर रहे हो? हमारी मीडिया कंपनी इसी से गुजारा करती है। वैसे जब तुम्हारी पहचान की खबर फैली तो हम इतने करीब थे, हमें पता कैसे नहीं चलता। वांग हाओ ने सिर हिलाया और सीधे मुद्दे पर आ गया, मैं आज यहाँ तुम्हारा ड्रीम चेजिंग मीडिया खरीदने आया हूँ। इसे खरीदूं? किन जियांग शुए की पतली भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और फिर वह हंसी, मार्शल, प्लीज़ मजाक मत करो। हमें हर दिन बड़ी खबरें रिपोर्ट करनी होती हैं और बहुत से लोगों को मैनेज करना होता है। तुम कह सकते हो कि यह बिना ज़्यादा फायदे के बहुत मेहनत का काम है। तुम्हारे जैसे रुतबे वाला कोई इस काम में कैसे दिलचस्पी ले सकता है? ये सही है या नहीं, यह मेरा मामला है और इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। वांग हाओ ने उंगलियां चटकाईं। कियान वानयांग ने सिर हिलाया, जल्दी से एक चेक निकाला और किन जियांग शुए को दे दिया। 3 मिलियन इंटरस्टेलर कॉइन। किन जियांग चेक को घूर रही थी, एकदम हैरान। उनके ड्रीम चेजिंग मीडिया की दर्जनों ब्रांच कंपनियां थीं और उसकी मार्केट वैल्यू कम से कम 2 बिलियन याओटियन कॉइन थी। अगर वांग हाओ इसे खरीदना भी चाहता तो उसे सिर्फ 3 मिलियन इंटरस्टेलर कॉइन ही नहीं देने चाहिए थे, है ना? क्या तुम सेटिस्फाइड नहीं हो? वांग हाओ ने साफ साफ कहा। मार्शल, क्या तुम जबरदस्ती सेल परचेज का प्लान बना रहे हो? किन जियांग का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसके दिल का गुस्सा भड़क उठा।
क्या वह सच में सोचता था कि वह बस एक आम औरत है जिसे आसानी से बुली किया जा सकता है? अगर ऐसा तब हुआ होता जब ड्रीम चेजिंग मीडिया पहली बार शुरू हुआ था, तो उसके पास अपना गुस्सा दबाने के अलावा कोई चारा नहीं होता। लेकिन सालों के ऑपरेशन के बाद उसके कनेक्शन का नेटवर्क बढ़ गया था। भले ही वांग हाओ के पास मजबूत सपोर्ट था, वह कोई बेबस मेमना नहीं थी जो बलि दिए जाने का इंतजार कर रही हो। वांग हाओ ने सिर हिलाया। हाँ, मैं सेल और परचेज के लिए ज़बरदस्ती करना चाहता हूँ। अगर तुम नहीं मानते तो मैं तुम्हें अरेस्ट कर सकता हूँ, जासूस होने के चार्ज में एक सेल में बंद कर सकता हूँ और बाकी जिंदगी जेल में बिता सकता हूँ। कियान वानयांग और चेन याओ, दो सबॉर्डिनेट, हैरान रह गए। उनका बॉस न सिर्फ सेल और परचेज के लिए ज़बरदस्ती कर रहा था, बल्कि वह फ्रेमिंग और झूठे इल्ज़ाम का गेम भी खेल रहा था। यह मार्शल सच में बहुत बुरा था। तुम किन जियांगजू का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। उसने सच में उम्मीद नहीं की थी कि मिलिट्री डिपार्टमेंट का मार्शल, स्काईफायर कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर और एपोथेक्री गिल्ड का वाइस प्रेसिडेंट इतना बेशर्म होगा। क्लैप। वांग हाओ ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट टेबल पर पटक दिया। हकलाना बंद करो, जल्दी करो और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो, पैसे ले लो और निकल जाओ। नहीं तो एक बार जब मैं पुलिस को बता दूंगा तो तुम सिर्फ जेल का खाना खा पाओगे। बोलने के बाद उसने किन जियांगजू को ऐसी नज़र से देखा जिससे पता चला कि वह बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा रही है। कियान वानयांग और चेन याओ, दो सबॉर्डिनेट, सिर झुकाकर बैठ गए और अब और नहीं देख पा रहे थे। साथ ही उन्हें पहले से ही अंदाज़ा हो गया था कि इंटरस्टेलर फेडरेशन में कुछ बड़ा होने वाला है। हालांकि अमीर लोग वांग हाओ के मार्शल टाइटल की इज्जत नहीं करते थे, लेकिन आम लोगों की नज़र में वह बिल्कुल भगवान जैसा था। कुछ आम लोगों को फंसाना उसके लिए पानी पीने जितना आसान होगा। मैं साइन कर दूंगी। किन जियांगई ने एक गहरी सांस ली और जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट पर अपना नाम साइन कर दिया। उसका इरादा था कि वह पहले ये जगह छोड़ देगी और बाद में इससे निपट लेगी। हालांकि आम लोगों की नज़र में कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने का मतलब था कि उसका कानूनी असर होगा, लेकिन अमीर लोगों के लिए ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा था। अब जब तक वह सुरक्षित निकल सकती थी, वह मदद के लिए कॉल कर सकती थी, और तब तक कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। वांग हाओ ने कॉन्ट्रैक्ट एक तरफ रख दिया और धीरे से बुदबुदाया, उसने इतनी आसानी से साइन कर दिया। अगर मुझे ये पता होता तो मुझे इसके बजाय 100,000 इंटरस्टेलर कॉइन इस्तेमाल करने चाहिए थे। ये सुनकर किन जियांगई ने अपना गुस्सा दबाया और जल्दी से चली गई। उसे डर था कि अगर वह और रुकी तो वह इस बेशर्म मार्शल को पीट पीट कर मार डालने से खुद को रोक नहीं पाएगी। किन जियांगशुए के जाने के बाद वांग हाओ ने सेक्रेटरी को बुलाया और पान जियाई के बारे में पूछा। पान जियाई। सेक्रेटरी रुक गया, उसने इस पान जियाई के बारे में पहले भी सुना था। तियानबेई यूनिवर्सिटी की 11वीं ब्रांच एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली एक टॉप स्टूडेंट, वह कंपनी में ज़्यादा समय से नहीं थी। हालांकि अपनी शानदार इंटरव्यू लेने की काबिलियत की वजह से वह लगातार बड़ी खबरें रिपोर्ट करती थी और जल्द ही लाखों रिपोर्टरों के बीच अपना नाम बना लिया। क्या ऐसा हो सकता है कि इस यंग मार्शल ने पैन जियाई की वजह से ड्रीम चेसिंग मीडिया खरीदा हो? ये सोचकर सेक्रेटरी की आंखों में जलन और नफरत भर गई। इतने यंग, होनहार, हैंडसम और डैशिंग मार्शल से तारीफ मिलना ही किसी औरत के शर्माने, उसके दिल की धड़कनें बढ़ाने और उसके शरीर को कमज़ोर करने के लिए काफ़ी था। इस समय पेन जियाई रिपोर्टर के ऑफिस हॉल में थी, गुस्से में कल रिपोर्ट करने के लिए ज़रूरी सामान जमा रही थी। असल में उसे बाहर की बड़ी खबरों के बारे में एक टिप मिली थी, लेकिन इसके बजाय वह वांग हाओ से टकरा गई, वह बदबूदार गुंडा। अगर वह तेज़ी से नहीं भागती तो उसने अंदाज़ा लगाया कि वह बड़ा बिगड़ा हुआ आदमी उसे ज़बरदस्ती किडनैप कर लेता। पेन जियाई को घेर कर मर्दों की भीड़ थी जो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। जियाई, क्या हुआ? तुम्हें किसने गुस्सा दिलाया? मुझे बताओ और मैं तुम्हारा गुस्सा निकालने में ज़रूर मदद करूंगा। क्या ऐसा था कि बाहर इंटरव्यू के दौरान किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया? आज रात डिनर के लिए बाहर चलें। मेरी तरफ से। बाहर क्यों खाएं? बाहर का खाना साफ नहीं है। तुम मेरे घर क्यों नहीं आ जाते? मैं खुद खाना बना लूंगी। पान जियाई ने आह भरी और बेबसी से कहा, यहाँ भीड़ मत लगाओ, मुझे अभी भी काम करना है। मर्द हंसे, लेकिन कोई भी जाने को तैयार नहीं था। आखिर वह एक बहुत पढ़ी लिखी, खूबसूरत औरत थी, और सबसे ज़रूरी बात, उसने अभी अभी ग्रेजुएशन किया था, जिससे वह खास तौर पर पवित्र, बेवकूफ़ बनाने में आसान और आसानी से मिलने वाली थी। पान जियाई ने सिर हिलाया, फिर उत्सुकता से पूछा, किसी ने अभी मुझसे पूछा कि क्या याओ काटना कैरेक्टर को दो कैरेक्टर के तौर पर देखा जाना चाहिए? इसका क्या मतलब है? जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, वहां मौजूद सभी मर्दों ने मतलब भरी मुस्कान दिखाए और उसे खुश करने की अपनी कोशिशें दोगुनी कर दीं। ओह डियर, सब कहते हैं टॉप स्टूडेंट्स कमाल के होते हैं। अब मुझे आखिरकार समझ आया, वे न सिर्फ एग्जाम में अच्छे होते हैं, बल्कि ये दिखावा करना कि आप पवित्र हैं और भेड़ियों को अट्रैक्ट करते हैं, ये हर कोई नहीं सीख सकता।
एक बहुत फैशनेबल औरत पास आए और मजाक में कहा। उसका नाम लिन मिंगमेंग था और वह ड्रीम चेजिंग मीडिया में पब्लिकली नंबर 1 सेक्सी ब्यूटी थी, जिसके पीछे कंपनी के सभी मेल कलीग्स पड़े रहते थे। लेकिन जब से पैन जियाई खूबसूरती और अच्छे फिगर वाली बहुत पढ़ी लिखी औरत आई, सब कुछ बदल गया। जो सभी मेल उसके आसपास घूमते थे अब पैन जियाई के आसपास घूमने लगे। इसलिए लिन मिंगमेंग उसे कैसे भी देखे वह पैन जियाई को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तभी एक मैनेजर दौड़कर आया और जोर से चिल्लाया, सब चुप हो जाओ, नए चेयरमैन आ गए हैं। नए चेयरमैन? वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। मैनेजर ने समझाया, चेयरमैन किन ने अभी अभी ड्रीम चेजिंग मीडिया बेच दिया है। मर्द हैरान रह गए और तुरंत अपनी डेस्क पर लौट आए, सारा गंदा सामान हटा दिया ताकि नए चेयरमैन पर अच्छा इंप्रेशन पड़ सके। तो यह नया चेयरमैन आदमी है या औरत? औरतों ने बार बार पूछा। मैनेजर ने अचानक कहा, एक आदमी। औरतों की आंखें चमक उठीं। उन्होंने तुरंत छोटे शीशे निकालकर मेकअप दोबारा किया, अपनी नेकलाइन को जितना हो सके नीचे किया ताकि उनका क्लीवेज दिखे और फिर सीधे खड़े होकर नए चेयरमैन के इंस्पेक्शन का इंतजार करने लगीं। रिपोर्टर्स के ऑफिस की लॉबी। सब लोग नए चेयरमैन के आने का इंतजार कर रहे थे, तैयार खड़े थे। जब वांग हाओ आए तो हॉल में मौजूद हर कोई तुरंत हैरान रह गया। रिपोर्टर्स होने के नाते उन्हें वांग हाओ की पहचान के बारे में कैसे पता नहीं चला। और ये घटना उनकी कंपनी से ज़्यादा दूर नहीं हुई थी, इसलिए यह उनकी नज़रों से छिप नहीं सकती थी। सबको हैरानी इस बात की थी कि यह नया चेयरमैन वांग हाओ होगा, ये युवा मार्शल। बिल्कुल नहीं, ये बिगड़ा हुआ आदमी कैसे हो सकता है? पान जियाई हैरान रह गई, पहले से ही सोच रही थी कि बाद में इस्तीफा दे या नहीं। सिस्टर जियाई, ये वांग हाओ आपके लिए तो नहीं आ रहा है? पान जियाई के बगल में खड़ी एक खूबसूरत औरत ने खालीपन से पूछा। उसका नाम शियाओ था और पान जियाई की तरह वह भी 11th ब्रांच कैंपस की स्टूडेंट थी। वह रोज सोसाइटी की मेंबर भी थी और ग्रेजुएशन के बाद जुइमिंग मीडिया में साथ काम करने आई थी, इसलिए वह वांग हाओ से बिल्कुल भी अनजान नहीं थी। पान जियाई के लिए आ रहे हो? लिन मिंगमेंग ने नफरत से मजाक उड़ाया। जियाओ है, क्या तुम अभी भी सो रही हो? यह आदमी मिलिट्री का मार्शल है, त्यानहुओ कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर है और फार्मास्यूटिकल गिल्ड का वाइस प्रेसिडेंट है। अगर पान जियाई खुद को पेश भी कर दे तो भी वह शायद उसे सीधे देखेगा भी नहीं। बोलने के बाद लिन मिंगमेंग ने अपनी आंखें झपकाईं, बार बार वांग हाओ को इशारे भेजे, उम्मीद करते हुए कि वह उसे और देखेगा, भले ही इसका मतलब वन नाइट स्टैंड हो, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। जियाओ ने मुंह बनाया। लिन मिंगमेंग, मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि वांग हाओ को इंसान मत समझो, नहीं तो तुम देख लोगी कि शैतान क्या होता है। तुम लोग सच में उसे जानते हो? लिन मिंगमेंग थोड़ा चौंका और उसने उत्सुकता से पूछा। शियाओ आई ने सिर हिलाया। वांग हाओ मेरी और सिस्टर जियाई की तरह तियानबेई यूनिवर्सिटी के 11th ब्रांच कैंपस का स्टूडेंट है। वह 11th ब्रांच कैंपस में एक जाना माना नाम है, जैसे ही वह स्कूल लौटता है वहां एकदम अफरा तफरी मच जाती है। 11th ब्रांच कैंपस? लिन मिंगमेंग हैरान दिखी, क्या वह मार्शल नहीं है? उसे किसी रईस परिवार से होना चाहिए, है ना? शियाओ आई ने अपना सिर हिलाया। मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन वांग हाओ का बैकग्राउंड बहुत रहस्यमयी है। वह जो परेशानियां खड़ी करता है वे बहुत बड़ी हैं, लेकिन आखिर में उसे कुछ नहीं होता। मुझे लगता है कि कोई उसकी गंदगी साफ कर रहा होगा, है ना? अरे बातें बंद करो, चलो जल्दी चलते हैं, ये बिगड़ेल सच में आ रहा है। पान जियाई ने पीछे हटने के इरादे से शियाओ आई का हाथ खींचा। सिस्टर जियाई, मुझे लग रहा है कि वांग हाओ सच में तुम्हारे पीछे आ रहा है। शियाओ ने पान जियाई को हमदर्दी भरी नज़र से देखा। वांग हाओ की पर्सनैलिटी को देखते हुए उसके हाथ लगने वाली औरतों की किस्मत के बारे में सोचकर कोई सोच सकता है कि कैसा होगा। खासकर जब वांग हाओ की इतनी सारी पहचानें सामने थीं, तो अगर वह विरोध करना भी चाहती तो भी पान जियाई की एक आम औरत होने की हैसियत को देखते हुए वह विरोध नहीं कर सकती थी। जब वांग हाओ पान जियाई के सामने आया तो उसने आधी मुस्कान के साथ कहा, अब मुझे समझ आया कि तुम कहाँ भागोगी। ये सुनकर पूरे हॉल में तुरंत बिखरी हुई आवाज़ें गूंज उठीं। बिल्कुल नहीं, क्या पान जियाई इस नए चेयरमैन को जानती है? वे एक दूसरे को जानते होंगे और उनका रिश्ता काफ़ी अजीब है। देखो तुम कहाँ भागोगी, क्या इसका मतलब है कि यह चेयरमैन पान जियाई का पीछा कर रहा है? और पान जियाई अभी तक राज़ी नहीं हुई है? बिल्कुल नहीं, वह एक मार्शल है, क्या वह इस तरह खुद को छोटा करके इस छोटी सी आम लड़की पान जियाई का पीछा करेगा? इस तरह की बात नामुमकिन नहीं है। क्या टीवी ड्रामा में हमेशा ऐसा नहीं होता? तुमने बहुत सारे सोप ओपेरा देखे हैं, है ना? क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई रौबदार सीईओ सिंड्रेला के प्यार में पड़ सकता है? यह कोई रौबदार सीईओ नहीं है, यह एक रौबदार मार्शल है। खैर, चाहे कुछ भी हो, मुझे लगता है कि पान जियाई को भविष्य में कभी नहीं उकसाया जाना चाहिए, नहीं तो उसकी मौत पक्की है। ये बात समझ में आती है, मैं भविष्य में उससे दूर रहूंगा।
उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लिन मिंगमैंग ने जलन और नफरत से भरी आंखों से पान जियाई को देखा। उसकी राय में पान जियाई जरूर शर्मीली होने का नाटक कर रही होगी, मुश्किल से मिलने का नाटक कर रही होगी और फिर इस युवा और होनहार सुपर जीनियस वांग हाओ को सफलतापूर्वक लुभा रही होगी। वांग हाओ, तुम क्या करना चाहते हो? पान जियाई ने वांग हाओ को सावधानी से देखा। वांग हाओ ने हाथ बढ़ाकर पान जियाई की नाजुक ठुड्डी को दबाया। उसके होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। जरूर, मैं तुम्हें पैक करके घर ले जा रहा हूँ। दिन में किस करना और रात में भी करना। जैसे ही ये शब्द निकले, पूरी जगह फिर से हंगामा मच गया। खासकर औरतें, उनकी आंखें जलन से लाल थीं। काश वे पान जियाई की जगह ले पातीं। इस तरह की दबंग बात ने औरतों के पास मना करने का कोई कारण नहीं छोड़ा। बेशक इन सब के लिए जरूरी था कि वांग हाओ के पास वह बेमिसाल पहचान हो। पान जियाई ने वांग हाओ का हाथ झटक दिया और गुस्से से कहा, यहाँ बिगड़ैल बनना बंद करो। अगर तुमने मेरे साथ कुछ ज्यादा करने की हिम्मत की तो मैं पक्का अपनी जबान काट लूंगा और खुद को मार डालूंगा। धत तेरे की, छोटी बच्ची, तुम बहुत बोरिंग हो। वांग हाओ ने हाथ हिलाकर टालते हुए कहा, मैं अब तुमसे पंगा नहीं लूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम ज़ुईमिंग मीडिया के चेयरमैन बनो और मुझे पैसे कमाने में मदद करो। चेयरमैन बनो? पान जियाई हैरान रह गया, थोड़ा कंफ्यूज था कि वांग हाओ क्या करना चाहता है। इस बीच आसपास के लोग तुरंत हंगामा करने लगे। बिल्कुल नहीं, पान जियाई ऐसे ही चेयरमैन बन गया। एक बहुत बड़ी छलांग, पक्का एक बहुत बड़ी छलांग। असल में मुझे लगता है कि मार्शल वांग हाओ ने ज़ुईमिंग मीडिया सिर्फ पान जियाई के लिए खरीदा था। ये बात समझ में आती है। मार्शल वांग हाओ तियानहुओ कंपनी के दूसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर भी हैं। वह एक दिन में जितना पैसा कमाते हैं वह हमारी कंपनी की 10 साल की कमाई से भी ज्यादा है, इसलिए उन्हें इस थोड़े से पैसे की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मार्शल वांग हाओ ने शायद देखा कि पान जियाई उसे पसंद नहीं करती, इसलिए उसने उसे चेयरमैन बनाने और फिर धीरे धीरे उसे ट्रेन करने का फैसला किया। जैसा कि उम्मीद थी, ये अमीर और ताकतवर आदमी औरतों के पीछे इतने ज्यादा दिखावटी होते हैं कि यह बर्दाश्त से बाहर है। अगर मैं होता तो मैं सीधे मान जाता, मैं पान जियाई की तरह शर्मीले होने का नाटक नहीं करता। शायद यही वजह है कि मार्शल वांग हाओ पान जियाई पर इतना फिदा है ना? लगता है मुझे भी ठीक से सीखना होगा कि मासूम होने का नाटक करने का क्या मतलब होता है। जियाओ ने पान जियाई को खींचा और फुसफुसाया, बहन जियाई, तुम्हें सावधान रहने की ज़रूरत है। मैंने ले जुबान और जिया वेई को कहते सुना कि वांग हाओ लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने में सबसे अच्छा है। अब उसने इतना पैसा खर्च किया है और तुम्हें चेयरमैन बनने दे रहा है, तुम्हें खुद को रोकना होगा। पान जियाई ने सिर हिलाया। हालांकि उसकी समझ उससे यह चेयरमैन की पोस्ट मना करने के लिए कह रही थी, लेकिन उसका दिल डगमगा रहा था। आखिरकार चेयरमैन बनने का मतलब सैलरी बढ़ना और सोशल स्टेटस में बदलाव भी था। हाल ही में कॉलेज से ग्रेजुएट हुई एक लड़की के लिए यह एक बहुत बड़ा मौका था, जिसने उसके दशकों के संघर्ष को बचा लिया। आउच! तभी लिन मिंगमैंग अचानक जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह वांग हाओ को दुख से देख रही थी। उसके इस बेचारे छोटे से रूप ने उसके आसपास के लोगों का दिल तोड़ दिया। फॉक्स स्पिरिट, शियाओ ने आंखें घुमाईं। बॉस, यह आपके दरवाजे पर डिलीवर किया गया मीट है। कियान वानयांग ने अपनी भौहें उठाईं। वांग हाओ ने अपना सिर हिलाया। ये दूसरी नज़र वाली फीलिंग है, यह मुझे पसंद नहीं है। कियान वानयांग ने अपने हाथ मलते हुए मुस्कुराते हुए कहा, बॉस, आपको तीनों आंखें एक साथ होने का एहसास अच्छा लगता है, लेकिन मुझे बस ये दूसरी नज़र का एहसास अच्छा लगता है। देखो। वांग हाओ ने हाथ हिलाया। उसे ऐसी आम सुंदरियों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। चेन याओ ने तारीफ के भाव से वांग हाओ को देखा। उसे अचानक लगा कि जो औरतें वांग हाओ के पहली नज़र में पवित्र, दूसरी नज़र में मोहक और तीसरी नज़र में घातक वाले वर्णन पर खरी उतर सकती हैं, वे ज़रूर महान सुंदरियां होंगी। क्योंकि अगर शक्ल थोड़ी खराब होती, पर्सनैलिटी थोड़ी खराब होती या फिगर थोड़ा खराब होता, तो वे इन तीनों ज़रूरतों को बिल्कुल पूरा नहीं करतीं। और वांग हाओ के लिए इसे संक्षेप में कहना, इसके बारे में सोचना, वह कोई साधारण इंसान नहीं होगा। दूसरी नज़र वाली फीलिंग। लिन मिंगमैंग हैरान दिखी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह दूसरी नज़र वाली फीलिंग क्या है। वांग हाओ, मैं चेयरपर्सन बन सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जियाओ मेरी सेक्रेटरी बने। पान जियाई ने हिम्मत जुटाई। जियाओ को वांग हाओ के सामने खड़ा कर दिया। वह देखना चाहती थी कि क्या वांग हाओ सच में उसे चेयरपर्सन बनाना चाहते हैं, या वह सिर्फ उनके पीछे पड़े रहना चाहते हैं और उन्हें बिना किसी असली पावर के चेयरपर्सन बनाना चाहते हैं। अगर वह सिर्फ उनके पीछे पड़े रहना चाहते तो वह तुरंत इस्तीफा दे देती और इस बड़े बिगड़े इंसान को बिल्कुल भी मौका नहीं देती। लेकिन अगर वह सच में उन्हें चार्ज लेने देते तो वह रुक जाती और इस बड़े बिगड़े इंसान से मुकाबला करती। आखिरकार एक बड़ी कंपनी के चेयरपर्सन का पद उनके लिए बहुत ज्यादा लुभावना था। जियाओ, वांग हाओ ने भौहें चढ़ाईं। उन्हें लगा जैसे उन्होंने ये नाम पहले कहीं सुना हो। तुम जियाओ को जानती हो? पान जियाई ने उत्सुकता से पूछा।
उसे याद है, वांग हाओ पहले कभी जियाओ से नहीं मिला था, है ना? वांग हाओ ने एक पल सोचा और अचानक याद आया कि जब वह पहली बार 11th ब्रांच एकेडमी आया था तो वह कल्टीवेशन के लिए स्पिरिचुअल ड्यू इकट्ठा करने गया था और किन फैंग नाम के एक लड़के से मिला था। किन फैंग ने कहा था कि अगर वह 2 साल तक स्पिरिचुअल ड्यू इकट्ठा करेगा तो युआन लिंग उसे जियाओ नाम की लड़की को डेट करने देगा। और इस किन फैंग ने उस पर बहुत गहरा असर डाला था, खासकर किन फैंग की ज़बरदस्त स्पीड ने। अब वह सैनिकों को भर्ती करने का प्लान बना रहा था और जब उसका सामना किसी ऐसे टैलेंट से हुआ तो वह उसे कैसे मिस कर सकता था। क्या तुम किन फैंग को जानते हो? वांग हाओ ने पूछा। तुम किन फैंग के बारे में क्यों पूछ रहे हो? जियाओ ने वांग हाओ को सावधानी से देखा। मैं एक मार्शल हूं और मैं सैनिकों को भर्ती करने का प्लान बना रहा हूं। मैं चाहता हूं कि वह मेरा जनरल बने, वांग हाओ ने कहा। जनरल? जियाओ ने हौंफते हुए अपना मुंह ढक लिया, उसे थोड़ा चक्कर आ रहा था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसका बॉयफ्रेंड जनरल बन जाएगा। जनरल? उनके आसपास के लोग तुरंत हिल गए, उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि उनके सामने इस तरह से एक जनरल का फैसला होगा। किन फैंग मेरा बॉयफ्रेंड है, वह अभी तियानबेई यूनिवर्सिटी की मेन एकेडमी में पढ़ रहा है, जियाओ ने थोड़ी शर्माते हुए कहा। बॉयफ्रेंड? तियानबेई यूनिवर्सिटी की मेन एकेडमी में पढ़ रही हो? उनके आसपास सब लोग जियाओ को हैरानी से देख रहे थे। इस बहुत ही मामूली सी छोटी लड़की का सच में इतना ज़बरदस्त बॉयफ्रेंड था। और वहाँ मौजूद औरतें पान जियाओ और जियाओ को जलन और नफरत से भरी नज़रों से देख रही थीं। एक, अपनी सुंदरता और मासूमियत दिखाने की काबिलियत की वजह से एक छोटी सी एम्प्लॉय से कंपनी की चेयरपर्सन बन गई, बहुत तेजी से। दूसरी, हालांकि बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं थी, उसका एक जीनियस बॉयफ्रेंड था जिसे वांग हाओ ने भी सराहा और सीधे जनरल के पद पर प्रमोट किया। भले ही उसके भविष्य के अचीवमेंट ठीक ठाक रहे हों, फिर भी वह ऐसी इंसान होगी जिसे वे आइडियल देखेंगे, लेकिन वे सिर्फ देख सकते थे और जलन कर सकते थे। ये सोचकर हर औरत ने गहरी सांस ली और अपनी नेकलाइन थोड़ी और नीचे कर ली। भविष्य की खुशी के लिए उन्हें इस बार पूरी कोशिश करनी थी। इस बीच आसपास के मर्द ये सीन जलन से मरते हुए देख रहे थे। किसी लड़की को पटाने के लिए उन्हें न सिर्फ पैसे चाहिए थे बल्कि कोशिश करो। लेकिन वांग हाओ के वहां खड़े होने से ही लड़कियों की एक बड़ी भीड़ उस पर हमला करने के लिए हर तरह की कोशिश करने लगती। इस बड़े अंतर की वजह से उन्हें साथी मर्दों के तौर पर शर्मिंदगी महसूस हुई। वांग हाओ, तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि जियाओ मेरी सेक्रेटरी बन सकती है या नहीं? पान जियाई ने पूछा। वांग हाओ ने हाथ हिलाते हुए बेसब्री से कहा, तुम्हें चेयरपर्सन बनाने का मतलब है कि तुम अपने फैसले खुद लो। अब मुझे कंपनी के मामलों में परेशान मत करो। पान जियाई की आंखें तुरंत आधे चांद जैसी हो गईं और उसका दिल खुशी से जोरों से धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि वांग हाओ अब इतना परेशान करने वाला नहीं था, कम से कम अब वह उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी एक घमंडी आवाज़ आई, वह वांग हाओ कहाँ है? उसे यहाँ से बाहर निकलने को कहो। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरतों की चीज़ों को छूने की? क्या वह जीने से थक गया है? वांग हाओ ने मुड़कर देखा तो एक अधेड़ उम्र का आदमी दिखा जिसका चेहरा हट्टा कट्टा था, कम से कम 200 पाउंड का लग रहा था, और वह छोटी सी किन शियांगक्सू को अपनी बाह में उठाए हुए आ रहा था। ये चू परिवार का तीसरा मास्टर चू है, चू फेई। वहां मौजूद सभी लोग इतने डरे हुए थे कि वे पीछे हटते जा रहे थे। कियान वानयांग वांग हाओ के पास आया और फुसफुसाया, बॉस, चू परिवार एम्परर स्टार पर एक रईस परिवार है। कहा जाता है कि उनके परिवार के पास मार्शल सेंट जैसे पावर हाउस हैं और मिलिट्री में उनका बहुत रुतबा है। इस तीसरे मास्टर चू को उसके खराब टैलेंट की वजह से परिवार की इंडस्ट्रीज को मैनेज करने के लिए जियू स्टार भेजा गया था। बस एक मार्शल किंग लेवल का, और उसके कदम हल्के और लड़खड़ाते हैं। वह साफ तौर पर एक बेकार आदमी है जिसे पोषण से सहारा दिया गया है। वांग हाओ ने मजाक उड़ाया, साफ तौर पर वह उसे ऐसे बेकार आदमी की नज़र में नहीं देख रहा था। बॉस, चू फी से निपटना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके पीछे चू फैमिली से निपटना आसान नहीं है। चेन याओ ने सोचा, अगर आपने उसे छुआ, बॉस, तो यह नया मिला ड्रीम चेजिंग मीडिया पक्का दिवालिया होने तक दबा दिया जाएगा। वांग हाओ ने चेन याओ की तरफ देखा, क्या तुम कह रहे हो कि मैं सरेंडर कर दूं? चेन याओ ने डर के मारे बार बार अपना सिर हिलाया। क्या मजाक है? वैसे तो वांग हाओ आमतौर पर आराम से रहने वाला और मिलनसार था, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी बहुत घमंडी थी। उससे सिर झुकाने, गलती मानने और सरेंडर करने के लिए कहना दुनिया को खत्म करने से भी बुरा होता। वांग हाओ ने कहा, लिंग लिंग को जियू स्टार पर चू परिवार की सभी इंडस्ट्रीज को खत्म करने के लिए कहो। उसकी बड़ी तलवार उसके हाथ में आ गई थी। कियान वानयांग और चेन याओ तुरंत हैरान रह गए। बॉस मुसीबत ढूंढ रहा था, और वो भी बड़ी मुसीबत। ये जानना जरूरी है कि जियू स्टार सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से विकसित थर्ड लेवल प्लैनेट्स में से एक है। वैसे तो वहाँ की इंडस्ट्रीज चू परिवार के लिए मुख्य इंडस्ट्रीज नहीं हैं, फिर भी वे परिवार की इनकम का 10वां हिस्सा हैं।
लेकिन अब वांग हाओ ने कहा कि वह उन्हें ऐसे ही उड़ा देगा, जिससे साफ तौर पर उनकी दौलत का सोर्स कट रहा था। अगर चू परिवार को गुस्सा नहीं आता तो ये सच में अजीब होता। हालांकि बॉस का ऑर्डर दे दिया गया था, तो क्या हुआ, वे अपने मातहतों के तौर पर क्या कर सकते थे? वे बस लिंग लिंग को एक मैसेज भेज सकते थे जिसमें उसे चू फैमिली की इंडस्ट्रीज को उड़ाने के लिए लाइट ड्रैगन स्पेसशिप चलाने के लिए कहा गया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चू फैमिली पर हाथ उठाने की? चू फेई गुस्से में था, लेकिन उसे अपने दिल में थोड़ा अफसोस भी हो रहा था। उसने सोचा था कि वांग हाओ की 3 पहचान है, लेकिन अब जब उसने चालाकी से ड्रीम चेजिंग मीडिया पर कब्जा कर लिया था, तो वह पक्का इस मामले को बढ़ाने की हिम्मत नहीं करेगा। नहीं तो 3 बड़ी ताकतों का चेहरा कहाँ होता। इसलिए उसने वांग हाओ के सामने अपनी अथॉरिटी दिखाने का प्लान बनाया और फिर वे बैठकर अच्छी बातें करेंगे। लेकिन किसे पता था कि वांग हाओ को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। जैसे ही उसने अपनी घमंडी बात खत्म की, वह एक्शन लेने के लिए तैयार था, यहाँ तक कि जियू स्टार पर चू फैमिली की इंडस्ट्रीज को उड़ाने का भी इरादा कर रहा था। अगर वे उड़ भी गईं, तो भले ही वांग हाओ उसे जाने दे, चू फैमिली नहीं जाएगी। किन जियांगक्सू भी एक चालाक इंसान था और तुरंत आगे बढ़ा, बोला, यंग मास्टर वांग, ये सब एक गलतफहमी है। हमारे तीसरे मास्टर बस आपसे मजाक कर रहे थे। उसने आज सुना कि मैंने ड्रीम चेजिंग मीडिया बेच दिया है और वह बहुत खुश हुआ, इसीलिए उसने तुम्हारे साथ मजाक किया। वांग हाओ ने ठंडी आवाज में कहा, मेरा बड़ा भाई स्काईफायर कंपनी का चेयरमैन है। तुम मुझे यंग मास्टर वांग और उसे दादा ये कहते हो? तुम्हारा क्या मतलब है? किन जियांगजू चौंक गई और उसने जल्दी से खुद को जोर से थप्पड़ मारा। यह मामूली औरत गलत थी, ये लॉर्ड वांग है, यंग मास्टर वांग नहीं। वांग हाओ ने अपनी बड़ी तलवार रख दी और मजाक उड़ाते हुए कहा, अभी अभी जो मजाक किया उससे मैं बहुत दुखी हो गया। अगर तुम मुझे 1 बिलियन इंटरस्टेलर कॉइन से मुआवजा दोगे तो यह मामला सुलझ जाएगा। नहीं तो मैं तुरंत चू फैमिली की इंडस्ट्रीज को उड़ा दूंगा। 1 बिलियन? किन शियांग शुए हॉन्फने लगा। वह जानना चाहता था कि यह मार्शल है या डाकू। ड्रीम चेजिंग मीडिया को 3 मिलियन में खरीदना और अब उनसे 1 बिलियन मांगना, यह बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं था जो कोई मार्शल करेगा। वांग हाओ ने चेक कियान वानयान को फेंका और फिर चेतावनी दी, अगर मेरी कंपनी को कुछ हुआ तो मैं पक्का तुम्हारे सारे असेट्स को बम से उड़ा दूंगा। चू फेई ने बार बार सिर हिलाया और गारंटी दी, सर चिंता मत करो, मैं गारंटी देता हूं कि मैं ड्रीम चेजिंग मीडिया को हाथ नहीं लगाऊंगा। वांग हाओ ने ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम ऐसा नहीं भी करते हो तो भी मैं इसका इल्जाम तुम पर ही लगाऊंगा। चू फेई का चेहरा उदास था, सर तुम नासमझी कर रहे हो। ये काफ़ी बुरा है कि मैंने ड्रीम चेजिंग मीडिया को 3 मिलियन में खरीदा और अभी तुमने मुझसे 10 बिलियन का हर्जाना भरवाया। अब तुम मुझसे ड्रीम चेजिंग मीडिया की देखभाल करने में मदद मांग रहे हो। सबको जज करने दो, क्या कोई ऐसा भी है जो ऐसा करता है? जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, पूरी जगह तुरंत भड़क उठी। 3 मिलियन? क्या तुम मजाक कर रहे हो? 3 मिलियन ने सच में ड्रीम चेजिंग मीडिया खरीदा था। ड्रीम चेजिंग मीडिया की मार्केट वैल्यू कम से कम 2 बिलियन है। ये बहुत सस्ता है ना? ये साफ तौर पर जबरदस्ती की खरीद बिक्री है। कोई हैरानी नहीं कि चेयरमैन किन थर्ड मास्टर चू के पास आए। अफसोस की बात है कि वांग हाओ का सपोर्टर बहुत मजबूत है, आम लोग उसे छू भी नहीं सकते। तो थर्ड मास्टर चू को और 10 बिलियन का नुकसान हुआ। वैसे भी वांग हाओ ने एक दिन से भी कम समय में 30 बिलियन कमाए। कोई हैरानी नहीं कि हर कोई ऊपर चढ़ना चाहता है। जैसा कि उम्मीद थी, जितनी ऊंची पोस्ट होगी उतनी ही तेजी से पैसा बनेगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ ने चूफी का कंधा थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं कभी समझदार नहीं रहा, सर। इसका ध्यान रखना है या नहीं, यह आपको तय करना है। चूफी हैरान रह गया। उसे लगा कि वह काफ़ी घमंडी है, लेकिन इस सर के मुकाबले वह तो बस एक छोटा सा मछली था, बिल्कुल भी मुकाबला नहीं। वांग हाओ के पांजियाई को कुछ इंस्ट्रक्शन देने के बाद वह और कियान वानयांग और चेन याओ लाइट ड्रैगन स्पेसशिप में सवार होकर तियानबेई यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस की ओर चल पड़े। तियानबेई यूनिवर्सिटी 11वीं ब्रांच, गुआंगयुवान इक्विपमेंट स्टोर। युन चुयाओ और ले जुवान, माँ और बेटी, एक बूढ़े आदमी के पास इज्जत से खड़ी थीं, जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रही थीं। ये बूढ़ा आदमी एडवेंचरर गिल्ड का बूढ़ा मॉन्स्टर था और इंटरस्टेलर फेडरेशन में बचे हुए कुछ बूढ़े मॉन्स्टर्स में से एक था। लोग उसे एल्डर चेन कहते थे। एल्डर चेन, प्लीज़ कोई भी इंस्ट्रक्शन देने में संकोच न करें, युन चुयाओ ने सावधानी से पूछा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, एल्डर चेन का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। मैंने बहुत पहले कहा था, ले युवान गुआंग मेरा शिष्य है और तुम उसकी पत्नी हो। तुम मुझे दूसरों की तरह एल्डर चेन नहीं कह सकती। युन चुयाओ ने जल्दी से अपना पता बदला, मास्टर। एल्डर चेन ने खुशी से सिर हिलाया और प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, इतना घबराओ मत। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं ले जुवान को कल्टीवेट करने के लिए ले जाने का प्लान बना रहा हूँ।
कल्टीवेट। युन चुयाओ ने ले जुवान को कुछ हिचकिचाहट से देखा। ये बेटी ही उसका एकमात्र स्पिरिचुअल सपोर्ट थी। जब ले जुवान शाइनिंग स्काई फेडरेशन में थी तो वह हर दिन परेशान रहती थी, उसे बहुत डर लगता था कि उसकी बेटी को कुछ हो जाएगा। अगर ले जुवान को सच में कुछ हो गया तो वह सोच भी नहीं सकती थी कि वह अपनी बाकी ज़िंदगी कैसे जिएगी। लेकिन एल्डर चेन के साथ कल्टीवेट करने का यह इतना अच्छा मौका था कि अनगिनत लोग इसके लिए भीख भी नहीं मांग सकते थे। वह अपनी बेटी की किस्मत कैसे काट सकती थी। एल्डर चेन जोर से हंसे, चुयाओ, अगर तुम ले जुबान से अलग नहीं हो सकती तो मैं उसे कल्टीवेट करने नहीं ले जाऊंगा। मैं तियानबेई यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में चला जाऊंगा और उसे वहीं पढ़ाऊंगा। ये कैसे हो सकता है? युन चुयाओ चौंक गई और बार बार अपना सिर हिलाया। एल्डर चेन ने हाथ हिलाया और आह भरी, मैं लगभग अपनी लिमिट पर पहुंच गया हूं। वहां रहने का अब कोई मतलब नहीं है। मास्टर, युन चुयाओ की आंखों में आंसू भर आए और उसने मन ही मन इस बूढ़े आदमी के अच्छे चरित्र की तारीफ की। बूढ़े चेन, तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? क्या तुम अभी अभी मुझसे शतरंज का गेम हार गए हो और मुझसे बदला लेना चाहते हो? पास ही एक बूढ़ा आदमी बैठा था और उसने एल्डर चेन को नफरत भरी नज़र से देखा। और इस बूढ़े आदमी के बगल में जिया वेई थी। वह गुस्सैल छोटी लोली बार बार अपना छोटा सा सिर हिला रही थी। दादाजी सही कह रहे हैं, दादाजी चेन कितने बेशर्म हैं। जिया वेई के बगल में ये बूढ़ा आदमी उसका असली दादा जिया डोंगशेंग था। ये सुनकर कि जिया वेई की साधना मार्शल एंसेस्टर तक पहुंच गई है और उसने कुदरती तौर पर पूरी हुई ग्रेट स्वॉर्ड मास्टरी को समझ लिया है, ये बूढ़ा आदमी इतना उत्साहित हुआ कि वह अब घर पर बैठकर इंटेलिजेंस रिपोर्ट देखने के बजाय जिया परिवार के इस वारिस को सिखाने के लिए खुद आने का फैसला किया। हालांकि जिया डोंगशेंग को यहाँ एल्डर चेन से मिलने की उम्मीद नहीं थी। तो दोनों बोर हो चुके बूढ़े आदमी तुरंत बिजली और धरती की आग की तरह भड़क उठे और शतरंज की बिसात पर लड़ने लगे। नतीजतन एल्डर चेन ने चाहे कितनी भी धोखाधड़ी की हो या बैकअप के लिए बुलाया, नतीजा बिना किसी अपवाद के वे सभी हार गए और बुरी तरह हार गए और वह एक भी गेम नहीं जीत पाया। तो जब एल्डर चेन ने सुना कि जिया डोंगशेंग तियानबेई यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस जा रहा है तो उसने उसके साथ जाने की जिद की और अपना प्लान भी बदल दिया। ले जुबान को कल्टीवेट करने के लिए ले जाने की तैयारी से लेकर उसे तियानबेई यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में पढ़ाने तक। एल्डर चेन ने अजीब तरह से कहा, बूढ़े जिया, घमंड मत करो। मैंने कई सालों से शतरंज नहीं खेला है, इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ समय के लिए घमंड करने दिया। जब मैं हुनरमंद हो जाऊंगी तो बस पूरी तरह हारने का इंतजार करना। युन चुयाओ की पलकें झपकीं। असल में उसे इस बूढ़े आदमी ने धोखे से आंसू बहाने पर मजबूर किया था जो अपने ताबूत में घुसने वाला था। ये सच में बहुत नफरत भरा था। हालांकि अपनी बेटी से अलग न होने के नतीजे को देखते हुए उसने इस बूढ़े आदमी को माफ कर दिया। ले जुबान ने आह भरी। उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि इस ग्रैंड मास्टर की नज़र में उसका साधना प्लान असल में शतरंज के खेल से भी कम ज़रूरी था। हेवनली नॉर्थ स्टार वह ग्रह है जहां हेवनली नॉर्थ यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है। ये ग्रह एक हाई ग्रेड लेवल 4 है, लेकिन इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी में आर्टिफिशियल बढ़ोतरी के साथ ये पूरी तरह से लेवल 5 ग्रह जैसा हो सकता है। इस समय लाइट ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे हेवनली नॉर्थ स्टार पर एक खुशहाल शहर में उतरा। एक पल बाद वांग हाओ अपने 2 गुर्गों के साथ बाहर निकला। बॉस, हेवनली नॉर्थ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में कुल 500 मिलियन स्टूडेंट हैं, लेकिन सिर्फ हेवन, अर्थ और ह्यूमन रैंकिंग वाले ही सही मायने में एलीट माने जा सकते हैं, कियान वानयांग ने इकट्ठा की गई जानकारी बताई। हेवन, अर्थ और ह्यूमन रैंकिंग? वांग हाओ ने उत्सुकता से पूछा, इन 3 रैंकिंग वाले स्टूडेंट कितने एलीट हैं? कियान वानयांग ने जल्दी से समझाया, ह्यूमन रैंकिंग की ज़रूरतें सबसे कम हैं। जब तक आपके पास एक पूरी तरह से माहिर मार्शल स्किल है और आपकी कल्टीवेशन मार्शल ग्रैंड मास्टर तक पहुंचती है, आप उस पर हो सकते हैं। अर्थ रैंकिंग की ज़रूरतें ज़्यादा हैं, 2 पूरी तरह से माहिर मार्शल स्किल और कल्टीवेशन से मार्शल किंग तक पहुंचना। जहां तक हेवन रैंकिंग की बात है वह और भी अजीब है। उस पर होने के लिए 3 पूरी तरह से माहिर मार्शल स्किल को समझना और मार्शल दाव के सबसे गहरे सच यानी हेवन और इंसान की एकता को समझना ज़रूरी है। कल्टीवेशन की ज़रूरत अभी भी मार्शल किंग है। चेन याओ ने आगे कहा, मैंने सुना है कि हेवनली नॉर्थ यूनिवर्सिटी में कुल मिलाकर सिर्फ 10 स्टूडेंट ही हेवन रैंकिंग पर हो सकते हैं। वांग हाओ ने हैरान होकर कहा, क्या आपने नहीं कहा था कि हेवन और इंसान की एकता को समझना मुश्किल है? ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी इसे अब कैसे समझ सकते हैं? कियान वानयांग ने तुरंत खुश होकर कहा, बॉस, वे पक्का आपके बराबर नहीं हैं। जब उन्होंने स्वर्ग और इंसान की एकता को समझा तो वे कम से कम 40 साल के थे। 40 साल के? वांग हाओ एक पल के लिए हैरान रह गया। क्या इस उम्र के लोगों को अब भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट माना जा सकता है? चेन याओ ने समझाया, बॉस, हेवनली नॉर्थ यूनिवर्सिटी में आप 50 साल के होने तक ग्रेजुएट नहीं होते। वांग हाओ ने आह भरी, इन कम पढ़े लिखे लोगों के साथ पढ़ना सच में मेरे जैसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के लिए दुख की बात है।
कियान वानयांग और चेन याओ, दोनों चमचे, चुपचाप सिर झुकाकर सोचने लगे कि काश वे ज़मीन पर गोले बनाकर वांग हाओ को श्राप दे पाते कि उसे कभी गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। अगर हेवन रैंकिंग वाले लोग कम पढ़े लिखे लोग माने जाते थे तो वे क्या थे? क्या वे कम पढ़े लिखे लोगों से भी बुरे थे? वांग हाओ ने अचानक कहा, तो मुझे किस रैंकिंग पर होना चाहिए? कियान वानयांग और चेन याओ हैरान रह गए। वांग हाओ के अभी के स्टैट्स के हिसाब से उसके लिए ह्यूमन रैंकिंग में आने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अर्थ और हेवन रैंकिंग में आने की ज़रूरतों के हिसाब से उसकी कल्टीवेशन के स्टैंडर्ड को पूरा न करने के अलावा बाकी सब कुछ बहुत ज़्यादा था। इसे कैसे कैलकुलेट किया जाए? गड़गड़ाहट। तभी अचानक सामने से एक गरजने की आवाज़ गूंजी और एक तेज़ आग तुरंत आसमान और धरती पर फैल गई। क्या हो रहा है? वांग हाओ ने हैरानी से सामने देखा तो देखा कि आगे सड़क पर लोगों के दो ग्रुप लड़ रहे हैं। अंदाजे से कम 1000 लोग थे। कियान वानयांग ने जल्दी से कहा, बॉस, मैंने पूछ लिया है। हेवनली नॉर्थ यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस ब्रांच कैंपस से अलग है। यहाँ ज़्यादा डिसिप्लिनरी रोक नहीं है। जब तक तुम किसी को मारते नहीं तुम कुछ भी कर सकते हो। जब तक तुम किसी को मारते नहीं तुम कुछ भी कर सकते हो। वांग हाओ की आंखें तुरंत चमक उठीं। उसने पहले ही 2 लेवल 4 ऑटोमेटिक पिस्टल निकाल ली थीं और फिर ज़मीन पर जोर से पैर पटकते हुए हज़ारों लोगों की भीड़ की ओर दौड़ते हुए उसकी आंखों के सामने निशान बन गए। बॉस, मैंने अभी खत्म नहीं किया है, कियान वानयांग ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। जब तक तुम किसी को मारते नहीं तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हें बाद में स्कूल को हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी। चेन याओ ने अपना सिर छिपा लिया। मुझे लग रहा है कि हमने जो अरबों इंटरस्टेलर कॉइन अभी जब्त किए हैं वे हमें छोड़कर जाने वाले हैं। कियान वानयांग ने आह भरी, पैसा अब कोई बड़ी बात नहीं है। आखिर बॉस की पैसे कमाने की काबिलियत तो सबको पता है। मुझे अब इन स्टूडेंट्स के टेस्टिकल्स की चिंता हो रही है। चेन याओ अचानक कांप उठा। अगर कियान वानयांग ने इसका जिक्र नहीं किया होता तो वह लगभग भूल ही गया होता। वांग हाओ को मशहूर टेस्टिकल शैटरिंग डेमन के नाम से जाना जाता था। अब जब वह ऐसी जगह आ गया था जहां कोई डिसिप्लिन नहीं था, जहां सिर्फ मुट्ठियों का ही मतलब था, तो वह पानी में मछली जैसा हो जाएगा। दादा दादा। जल्द ही सड़क पर तेज गोलियों की आवाज़ गूंजने लगी, साथ ही दर्द भरी चीखें भी। उसने देखा कि वांग हाओ के पैर हल्के से जमीन पर लगे थे, उसका शरीर भीड़ में हल्की हवा की तरह हिल रहा था, उसके हाथ में रखी ऑटोमेटिक बंदूक से आग की लपटें निकल रही थीं। उसी समय सिस्टम के इशारे वांग हाओ के कानों में गूंजते रहे। डिंग डोंग, होस्ट को किसी के वंशज तोड़ने के लिए बधाई, तुम्हें 1 पॉइंट ऑफ सिन मिला है। डिंग डोंग, होस्ट को किसी के वंशज तोड़ने के लिए बधाई, तुम्हें 1 पॉइंट ऑफ सिन मिला है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ के चेहरे पर मुस्कान थी और लड़ते लड़ते उसका जोश और बढ़ता जा रहा था। यहाँ कम से कम कुछ हजार आदमी थे। अगर वह उन सभी को मार देता तो उसे कुछ हजार पॉइंट्स ऑफ सिन मिलते। सिस्टम अपग्रेड के बाद यह उसकी पहली बड़ी ओपनिंग थी। जल्द ही दोनों तरफ से वांग हाओ को पहचान लिया गया। यह ऐसा वजूद था जो दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं करता था। सब रुक जाओ, सब रुक जाओ। दोनों तरफ के लीडर्स को रुकने का बुलावा सुनकर चमचे भी एक एक करके रुक गए। लेकिन वांग हाओ के हाथ में ऑटोमेटिक गन से लगातार दादा दादा गोलियां चलती रहीं। बच्चे, तुम कौन हो? भाला पकड़े एक आदमी ने वांग हाओ की चलाई गोलियों को नाकाम कर दिया। उसका चेहरा उदास था और उसने पूछा। वांग हाओ ऑटोमेटिक गन पकड़े रुका और घमंड से बोला, आज से हेवनली नॉर्थ यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस मेरा इलाका है। तुम बदमाशों को प्रोटेक्शन फीस देनी होगी। अगर तुम नहीं देना चाहते तो कैंपस की खूबसूरती को जमानत के तौर पर ले आओ, नहीं तो मैं तुम सबको अपाहिज कर दूंगा। जैसे ही उसके शब्द निकले पूरी जगह तुरंत गूंज उठी। गुस्से की चीखें गूंज उठीं। धत्तेरे की, ये लड़का कहाँ से आ गया? भाइयों, चलो इसे काट डालो। क्या बकवास है। एक फ्रेशमैन जो अभी अभी हेवनली नॉर्थ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में आया है, वह सच में इतना घमंडी होने की हिम्मत करता है? मुझे उसे सिखाना होगा कि कैसे बिहेव करना है। ये बच्चा सोचता है कि मेन कैंपस में घुसना बहुत बड़ी बात है। मैं तुम्हें बताता हूँ, ये तो बस शुरुआत है। बहुत हो गई बातें, चलो सब मिलकर इस बच्चे को समझाते हैं कि इंसान होने का क्या मतलब है। वह तो बस मार्शल ग्रैंड मास्टर लेवल 1 है, इसमें घमंड की क्या बात है? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कियान वानयांग और चेन याओ, दो चमचे, हैरान रह गए। क्या बॉस का इस तरह उकसाना सच में ठीक है? वांग हाओ ने अपनी ओर उमड़ते हजारों लोगों को देखा, नफरत से मुंह बनाया, फिर हाथ हिलाया और एक बड़े कैलिबर की तोप उसके सामने आ गई। क्या बकवास है, ये तो लेवल 5 डैमेज वाली हॉवित्ज़र है। सामने से हमला कर रहे लोग डर के मारे मर गए, उनके जिगर और पेट फट रहे थे। वे जल्दी से रुक गए, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। क्या ये लेवल 5 डैमेज वाली तोपें खरीदने पर रोक नहीं है? हाँ, इस आदमी के पास ये क्यों है? इसे खरीदना मना है, लेकिन जिनके कनेक्शन हैं वे अभी भी इसे खरीद सकते हैं।
ये लड़का क्या करना चाहता है? वह हेवनली नॉर्थ यूनिवर्सिटी में लेवल 5 डैमेज वाली तोप चलाने का प्लान तो नहीं बना रहा है ना? हालांकि हॉवित्ज़र की मारक क्षमता ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये शहर तो सवाल ही नहीं उठता। वैसे उसने ये हॉवित्ज़र कहाँ से निकाली? शायद कोई नया इंसान जो बहुत लकी निकला। अभी इसकी चिंता मत करो। क्या हमें पहले निकल जाना चाहिए? आखिर हॉवित्ज़र की ताकत मार्शल एम्परर्स को भी मार सकती है, लेकिन जब तक तुम तेज दौड़ते हो यह कोई बड़ा खतरा नहीं है। क्या भागना है? मुझे नहीं लगता कि उसमें गोली चलाने की हिम्मत है। हाँ, सही कहा, अगर हिम्मत है तो गोली चलाओ। ठीक कहा, अगर हिम्मत है तो हेवनली नॉर्थ यूनिवर्सिटी में गोली चलाओ। तुम गोली चलाओ, तुम गोली चलाओ। कियान वानयांग और चेन याओ के चेहरे पूरी तरह से काले पड़ गए। किसी ने सच में वांग हाओ को इस तरह भड़काने की हिम्मत की थी? क्या यह मशहूर कहावत नहीं है, अगर तुम मौत को नहीं बुलाओगे तो तुम मरोगे नहीं? उसी समय वे दोनों चुपचाप एक तरफ हट गए, अपनी एनर्जी शील्ड एक्टिवेट की और चुपचाप आने वाले बड़े धमाके का इंतजार करने लगे। ऑडियंस की बेसब्री से इंतजार की आवाज़ सुनकर वांग हाओ उनकी रिक्वेस्ट पूरी कर ही सकता था, इसलिए उसने हल्के से स्टार्ट बटन दबाया। इस पल पूरा चंग तुरंत शांत हो गया। सभी स्टूडेंट्स डरे हुए अंदाज में वांग हाओ को देखने लगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी सच में तियानबे यूनिवर्सिटी पर तोप चलाने की हिम्मत करेगा। भागो! किसी ने दिल दहला देने वाली चीख मारी, जिससे सब जाग गए। अगले ही पल पूरी जगह में भगदड़ मच गई। हर कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था, अपने मम्मी पापा को बुला रहा था। वाह मॉम, मदद करो! ये कैसा बिगड़ा हुआ आदमी है जो तियानबे यूनिवर्सिटी पर तोप चलाने की हिम्मत कर रहा है? जल्दी करो और भागो, हॉवित्ज़र की फायर रेट धीमी है। जब तक हम जल्दी से छिप जाते हैं हम लगभग ठीक रहेंगे। लेकिन हम इतने करीब हैं, हम कैसे छिप सकते हैं? अगर तुम छिप नहीं सकते तो भी तुम्हें छिपना होगा, नहीं तो यहीं रहो और मौत का इंतजार करो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। फुसफुसाहट। जब लेवल 5 हॉवित्ज़र से एक मिसाइल दागी गई तो हवा तुरंत फट गई और एक तेज सीटी जैसी आवाज़ आई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी दूर से पास तक एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। वांग हाओ ने ऊपर देखा और मिसाइल के सामने एक काली आकृति को उतरते देखा और उसी समय एक डरावनी आभा तुरंत फैल गई। बूम बूम बूम! अगले ही सेकंड मिसाइल फट गई, जिससे पूरी दुनिया तुरंत रोशन हो गई। जमीन से एक बहुत बड़ा मशरूम जैसा बादल उठा, आसमान और धरती में एक गरजने वाली आवाज़ गूंजी और एक बहुत बड़ा तूफान जमीन पर आ गया। शहर की कई ऊंची इमारतें गिर गईं और फिर उड़ गईं और स्टूडेंट्स का एक बड़ा ग्रुप भी उड़ गया। लेकिन इस हॉवित्ज़र के धमाके की ताकत बिल्कुल भी वैसी नहीं थी जैसी लेवल 5 के हथियार में होनी चाहिए। यह ज़्यादा से ज़्यादा लेवल 3 के डैमेज से थोड़ी ज़्यादा थी। जब सब कुछ शांत हो गया, वांग हाओ की एनर्जी शील्ड गायब हो गई। उसने ऊपर देखा और अपने सामने एक बहुत बड़ा आग का गोला देखा और माथे पर पसीने वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी अपनी ट्रू क्यूई से आग के गोले को लपेटने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा था कि ताकत बहुत कम है, ये किसी की ट्रू क्यूई से लपेटा हुआ निकला। वांग हाओ ने अपना सिर हिलाया, चुपचाप एक लेवल 4 ऑटोमेटिक गन निकाली और अधेड़ उम्र के आदमी की जांघों के बीच की जगह पर निशाना साधा। उसने मन में सोचा, इस आदमी में ये शॉट लेने की ताकत नहीं बची होगी, है ना? अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा एकदम बदल गया और वह बार बार कहने लगा, मैं तियानबे यूनिवर्सिटी का वाइस प्रिंसिपल सन मिंग हूँ। छी! वांग हाओ ने होंठ सिकोड़े। मैंने अभी साफ साफ कहा, आज से तियानबे यूनिवर्सिटी मेरा इलाका है। सभी को प्रोटेक्शन फीस देनी होगी। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि तुम वाइस प्रिंसिपल हो तुम्हें पैसे नहीं देने होंगे? जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, पूरा चंग तुरंत चुप हो गया। जो स्टूडेंट मौत से बचकर मलबे से बाहर निकले थे वे सभी हैरान होकर वांग हाओ को देख रहे थे। आखिर यह आदमी कौन था? वह असल में वाइस प्रिंसिपल से प्रोटेक्शन फीस ले रहा था। छोटे बदमाश, यह मेरा इलाका है, अब तुम्हारी बारी नहीं है कि तुम जंगली हरकतें करो। किस बूढ़े ने कहा कि यह उसका इलाका है? वांग हाओ ने ठंडी आवाज में कहा। मैं तुम्हें बता रहा हूं, आज से ये जगह। अपनी बात आधी ही पूरी हुई थी कि वांग हाओ आगे नहीं बोल सका। उसने देखा कि सूम्यू और बाकी 4 प्रिंसिपल उसे मजे से देख रहे हैं। छोटे बदमाश, तुमने अभी किसे बूढ़ा कहा? सूम्यू की आंखों में बहुत खतरनाक भाव थे। वांग हाओ कांप उठा, अपने पीछे टोपी में हाथ डाला, बेहोश लिटिल वाइट को बाहर निकाला और फिर गुस्से से लिटिल वाइट को हिलाते हुए कहा, लिटिल वाइट, क्या तुमने दादाजी को तुम्हें छोटा बदमाश कहते हुए नहीं सुना? जल्दी करो और जवाब दो अगर ये तुम हो। लिटिल वाइट ने अपनी नींद भरी आंखें रगड़ी, कंफ्यूज होकर देखा और सिर हिलाया। ये खरगोश का बच्चा इस साल सिर्फ 2.5 साल का है, ये सच में बहुत छोटा है। इससे पहले कि वह बोलना खत्म करता, वांग हाओ ने उसे वापस अपनी टोपी में ठूंस दिया। दादाजी, आपने अभी देखा, इस खरगोश ने पहले ही सिर हिलाकर अपनी गलती मान ली है। क्योंकि यह अभी छोटा है इसलिए इसे बुरा मत मानना, वांग हाओ ने गंभीरता से कहा।
हाहा, हुआ जिक्सू और बाकी 3 प्रिंसिपल खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। वांग हाओ साफ तौर पर सूम्यू को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था। सूम्यू इतना गुस्से में था कि उसकी दाढ़ी खड़ी हो गई और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। समझाओ, बिना किसी वजह के स्कूल में तोप चलाने का क्या मतलब है? वांग हाओ ने गुस्से से कहा, ये सब उस बूढ़े क्यू डोंग की गलती है। उसने तियानबे स्टार पर लेवल 5 हॉवित्ज़र की पावर टेस्ट करने पर जोर दिया। मैंने कहा कि कोई सुनसान ग्रह ढूंढना ठीक है, लेकिन उसने जोर दिया कि यह काम नहीं करेगा। आपको ये समझना होगा कि दूसरा सबसे बड़ा शेयरहोल्डर सबसे बड़े शेयरहोल्डर से मुकाबला नहीं कर सकता। आखिर में मैं ही हार मान सका, इसलिए दादाजी, अगर आप गुनहगार को ढूंढना चाहते हैं तो उस बूढ़े क्यू डोंग को ढूंढो। केयान वानयांग और चेन याओ, 2 छोटे भाइयों ने चुपचाप अपना सिर झुका लिया। वे वांग हाओ की झूठ बोलने और चीजें गलत होने पर अपने टीममेट्स को धोखा देने की काबिलियत से पूरी तरह सहमत थे। प्रिंसिपल, मैं अब और नहीं रुक सकता। वाइस प्रिंसिपल सन मिंग का चेहरा बिगड़ा हुआ था, साफ था कि वे अब हॉवित्ज़र के धमाके को और नहीं रोक पा रहे थे। लेकिन जब आसपास के स्टूडेंट्स ने सन मिंग की बातें सुनी तो वे तुरंत भड़क गए। यह आदमी हमारे तियानबेई यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल है। हे भगवान, मैंने सच में प्रिंसिपल को देखा था। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि प्रिंसिपल एक दिव्य ड्रैगन जैसा है, जिसका सिर्फ सिर दिखता है, पूंछ नहीं? वह न सिर्फ एक दिव्य ड्रैगन जैसा है, बल्कि मैं तियानबेई यूनिवर्सिटी में 3 साल से हूं और मुझे प्रिंसिपल का नाम भी नहीं पता। बकवास, तुम कितने मार्शल सैंड्स के नाम जानते हो जो सबके सामने अनाउंस किए जाते हैं? अगर मैंने अभी सही सुना तो इस जवान आदमी ने प्रिंसिपल को दादा कहा। दादा, हे भगवान, क्या ये प्रिंसिपल का पोता हो सकता है? मैं कहूँगा कि 80% चांस है। नहीं तो वह इतना घमंडी होने की हिम्मत कैसे कर सकता है? तो क्या हम भविष्य में बदकिस्मत नहीं होंगे? लगता है अब से हमें पक्का प्रोटेक्शन फीस देनी होगी, नहीं तो कौन जाने वह कोई और शेल फायर कर दे। शायद नहीं। प्रिंसिपल उसके ऐसा करने के बहुत खिलाफ लग रहे हैं। अगर वह सपोर्ट नहीं करता तो क्या फ़र्क पड़ता है? क्या प्रिंसिपल उस पर 24 घंटे नज़र रख सकते हैं? मेरा वॉलेट फिर से खाली होने वाला है। सूम्यू ने अपना हाथ हिलाया और सन मिंग के हाथ में आग का गोला तुरंत एक गोली में दब गया और फिर आसमान और धरती के बीच खत्म हो गया। केयान वानयांग और चेन याओ ये सीन खाली आंखों से देखते रहे, उनके दिल बहुत देर तक शांत नहीं हो पाए। आखिरकार उन्हें समझ आ गया कि वांग हाओ ने 11th ब्रांच में हर जगह परेशानी क्यों खड़ी की, लेकिन आखिर में कुछ नहीं हुआ। पता चला कि उसके दादा तियानबेई यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल थे, असली बिग बॉस। उसे छूने की हिम्मत कौन करेगा? मास्टर, जब सूम्यू ने अपनी चाल चली तो गैप का फायदा उठाते हुए वांग हाओ जल्दी से हुआ जिक्सू और वू तियानलुन के पीछे छिप गया। उसे डर था कि सूम्यू उसे खींच कर ले आएगा और लेक्चर देगा। ये बदमाश सिर्फ परेशानी खड़ी करना जानता है। हुआ जिक्सू ने वांग हाओ को घूरा, लेकिन फिर भी अपने पीछे वांग हाओ को बचाया। वू तियानलुन जोर से हंसा। सब कहते हैं कि यह छोटा लड़का निडर है, लेकिन पता चला कि वह बूढ़े सू से डरता है। वांग हाओ ने होंठ सिकोड़े। वह सूम्यू, इस सस्ते दादा से नहीं डरता था। वह बस जानता था कि बूढ़ा आदमी बुरे मूड में है, तो वह परेशानी क्यों ढूंढेगा। मास्टर, मेरे दादा तियानबेई यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हैं, तो आप लोग क्या हैं? वांग हाओ ने हैरानी से पूछा। हुआ जिक्सू ने आह भरी। उसने शुरू में वांग हाओ को अपनी साधना मार्शल किंग तक पहुंचने के बाद बताने का प्लान बनाया था, लेकिन अब तियानहुओ कंपनी और पोशन गिल्ड के सपोर्ट से उनके लिए रहस्यमय बने रहना बेकार लग रहा था। आखिरकार उन चारों ने इस पर बात की और सभी वांग हाओ को सब कुछ बताने पर राजी हो गए। मैं हुआ जिक्सू हूँ, शिहुआ यूनिवर्सिटी का हेडमास्टर। मैं वू तियानलुन हूँ, वुनान यूनिवर्सिटी का हेडमास्टर। मैं तुम्हारा ग्रैंड मास्टर भी हूँ, वान कुनलुन, डोंग्याओ यूनिवर्सिटी का हेडमास्टर। वान कुनलुन ने मुस्कुराते हुए अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा। जैसे ही उसके शब्द निकले, पूरा स्टूडेंट ग्रुप तुरंत भड़क गया। ये 4 बड़ी यूनिवर्सिटी के हेडमास्टर हैं। हे भगवान, उन 3 हेडमास्टरों ने अभी क्या कहा? वे इस लड़के के ग्रैंड मास्टर हैं। 4 बड़ी यूनिवर्सिटी के हेडमास्टर या तो उसके दादा हैं या उसके ग्रैंड मास्टर। हम अब ऐसे कैसे रह सकते हैं? हम सब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, इतना बड़ा गैप क्यों है? मुझे लगता है कि अब सिर्फ हमारी तियानबेई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ही प्रोटेक्शन फीस नहीं देंगे, बाकी 3 यूनिवर्सिटी को भी देंगे। इस तरह के सपोर्ट के साथ मैं भी उन्हें लेने जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। केयान वानयांग और चेन याओ, 2 चमचे, तुरंत अपने दिमाग को खाली महसूस किया। हालांकि वे जानते थे कि वांग हाओ के पिता मार्शल जेनवेई थे और उनके मालिक बहुत ताकतवर होंगे, लेकिन सच कहूं तो उन्होंने उनसे इतने ताकतवर होने की उम्मीद नहीं की थी। 4 बड़ी यूनिवर्सिटी के हेडमास्टरों के कनेक्शन के साथ, जिनके हर जगह स्टूडेंट हैं, इंटरस्टेलर फेडरेशन की 5 बड़ी ताकतें भी उन्हें नज़रअंदाज करने की हिम्मत नहीं करेंगी, है ना? वांग हाओ की आंखें तुरंत चमक उठीं, तेज रोशनी से चमक रही थीं। उसने शुरू में सोचा था कि उसकी सेना को लड़ने लायक ताकत बनाने में कुछ साल लगेंगे,
लेकिन कौन जानता था कि जब वह नींद में होगा तो आसमान सच में इतना बड़ा तोहफा भेजेगा। जब तक ये 4 हेडमास्टर मदद करने को तैयार रहेंगे, जीनियस लोगों से बनी उसकी 10,000 की एलीट सेना निश्चित रूप से तेजी से इकट्ठा हो जाएगी। और जब भविष्य में उसके पास पैसा होगा तो क्या लाखों की सेना बनाना उतना आसान नहीं होगा जितना वह चाहता था। हो सकता है कि उनकी लड़ने की ताकत सेना की 4 बड़ी सेनाओं को टक्कर दे सके। ये सोचकर वान हाओ ने तुरंत एक फैसला किया। इन 4 प्यारे बूढ़े दादाओं को नाराज नहीं करना चाहिए, उसे उनका सम्मान करना चाहिए और उन्हें अपने दादाओं की तरह अपने दिल में रखना चाहिए। नमस्ते तीनों ग्रैंड मास्टर्स। वान हाओ ने तीनों हेडमास्टर्स को प्यार से झुककर सलाम किया। बदबूदार बच्चे, अपनी तरफदारी करना बंद करो। बस वही कहो जो तुम्हें चाहिए, ये काम तुम्हें शोभा नहीं देता। वु तियानलुन ने प्यार दिखाते हुए वान हाओ के सिर पर हल्के से थपथपाया। वान हाओ ने सिर हिलाया, फिर गुस्से से कहा, कुछ दिन पहले तुम्हारे बड़े चेले ने मिलिट्री के कमांडर इन चीफ से मार्शल की पोस्ट खरीदने के लिए बहुत पैसा खर्च किया था, लेकिन उस बूढ़े बदमाश ने मुझे एक भी सैनिक नहीं दिया और कोई फंडिंग भी नहीं दी। मुझे उम्मीद है कि तीनों ग्रैंड मास्टर और दादाजी मुझे इंसाफ दिलाने में मदद कर सकते हैं। हुआ जिक्सू ने आंखें घुमाईं। गुवान शिनक्सियों बेवकूफ़ नहीं था। बेशक वह वान हाओ को मिलिट्री के अंदरूनी ढांचे में शामिल नहीं होने देगा। इस तरह की बात, भले ही वे चारों मिलकर गुवान शिनक्सियों को ढूंढने जाएं, इसका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन उनके आसपास के सभी स्टूडेंट हैरान थे। अगर अभी उनके कान उन्हें धोखा नहीं दे रहे होते तो उन्होंने सच में वान हाओ को ये कहते सुना होता कि उसने मिलिट्री के कमांडर इन चीफ से मार्शल की पोस्ट खरीदने के लिए बहुत पैसा खर्च किया है। लेकिन क्या मार्शल की पोस्ट सच में पैसे से खरीदी जा सकती है? अगर यह सच होता तो इसे खरीदने में कितना पैसा लगता? लेकिन कोई बात नहीं, वान हाओ को उन्होंने तुरंत एक सुपर रिच व्यक्ति, एक मार्शल, एक लंबा, अमीर और हैंडसम आदमी और दूसरे लेबल दे दिए, जिससे उन्हें तुरंत झुकने का मन हुआ और उसे अपना बॉस समझ लिया। बदमाश बच्चे, मिलिट्री के इन लोगों से डील करते समय सावधान रहना। वु तियानलुन ने सख्ती से कहा, अगर तुम्हें कुछ भी गलत ठीक नहीं लगे तो तुरंत हम बूढ़ों से कांटेक्ट करना। याद रखना, आमने सामने मत टकराना, समझे? वान हाओ की आंखों में इमोशन के आंसू थे और उसने जोर से सिर हिलाया। ग्रैंड मास्टर्स, मुझे याद है। अगर तुम्हें आराम नहीं है तो तुम मुझे कुछ 100 जान बचाने वाले खजाने दे सकते हो। खांसी खांसी, तीनों हेडमास्टर्स का गला तुरंत भर आया। उन्हें लगा कि यह छोटा बदमाश सच में बहुत इमोशनल हो गया है, लेकिन अगले ही पल उसने अपना असली रंग दिखा दिया। क्या ऐसा होना सच में ठीक है? तभी सुमू पास आया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, खजाना मिलना नामुमकिन नहीं है, बस तुम्हें कोई औरत मिल जाए और उसके साथ एक छोटा वान हाओ हो तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी भर जमा किए सारे खजाने जरूर दे दूंगा। कैसा रहेगा? बच्चा पैदा करो। वान हाओ हैरान रह गया, ये कैसी डील है? बेटों को बेचना? बदमाश बदमाश, तुम्हारे दादाजी अपने परपोते को गोद में लेना चाहते हैं। वान कुनलुन ने वान हाओ का कंधा थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा। वान हाओ ने उन चारों बूढ़े आदमियों को शक भरी नजरों से देखा। क्या ये बूढ़े लोग उसे खजाने नहीं देना चाहते थे, या वे चाहते थे कि वह शादी करे और बच्चे पैदा करे, कोई ऐसा ढूंढे जो उसे संभाले और वह घर बसा ले? लेकिन कोई बात नहीं, वह नहीं माना। खजाने की बात करें तो क्या वे उसे नहीं दे सकते थे? ये सोचकर वान हाओ हल्के से मुस्कुराया। दादाजी, तीनों ग्रैंड मास्टर्स बच्चे पैदा करने के बारे में बाद में बात करते हैं। पहले मेरे आने वाले बड़े बर्थडे सेलिब्रेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है? बड़ा बर्थडे सेलिब्रेशन? चारों हेडमास्टर्स हैरान रह गए और उन्होंने उत्सुकता से पूछा, तुम कितने साल के हो? वान हाओ विनम्रता से मुस्कुराया, बड़े बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद मैं 18 साल का हो जाऊंगा। छी! चारों हेडमास्टर्स तुरंत स्प्रे करने लगे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जी ली थी और कभी बड़ा बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं किया था, लेकिन ये बदबूदार बदमाश 18 साल का होते ही बड़ा बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहा था। फर्क सच में बहुत बड़ा था। वान हाओ ने उंगलियां चटकाईं और कियान वानयांग तुरंत उत्सुकता से दौड़ा। चारों सम्मानित हेडमास्टर्स, यह मेरे बॉस का इनविटेशन है, तो आपको जल्दी आना होगा। कियान वानयांग ने चारों हेडमास्टरों को 4 सोने के इनविटेशन दिए। वान हाओ का मुंह थोड़ा टेढ़ा हो गया। उसे खजाना न देना चाहते थे? नामुमकिन। उसे इन 4 बूढ़े लोगों से खजाना लूटना था। चारों हेडमास्टरों ने कड़वी मुस्कान दी। इस चालाक छोटी लोमड़ी से निपटना सच में दर्दनाक था। डॉट 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 डॉट। उसी समय ज़ूमिंग मीडिया ने भी काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने जल्दी से वान हाओ के 18 साल की उम्र में मार्शल बनने की खबर दी। उसी समय ज़ूमिंग मीडिया ने इंटरस्टेलर फेडरेशन के कई जाने माने परिवारों को भी इनविटेशन भेजे, जिससे त्यानहुओ कंपनी के रहस्यमयी दूसरे भाई कियूडोन की खबर बड़ी ताकतों में फैल गई। लेकिन ये परिवार यह नहीं समझ पाए कि उन्होंने कभी नहीं सुना था कि बूढ़े आदमी कियूडोन का कोई दूसरा भाई भी था। हालांकि उन अमीर लोगों के लिए ये साफ तौर पर कोई राज नहीं था।
उन्होंने आसानी से जांच की और पता लगा लिया कि यह तथाकथित दूसरा भाई वांग हाओ था, इसलिए उन्होंने ऐसे जन्मदिन समारोह में शामिल होने से मना कर दिया। लेकिन इंटरस्टेलर फेडरेशन के उन अमीर लोगों को पता नहीं था, इसलिए वे सभी उत्सुकता से बड़े तोहफे तैयार करने लगे, इस उम्मीद में कि तियानहो कंपनी के दूसरे इन कमांड से उनका कनेक्शन बन जाएगा। खासकर उन हथियार डीलरों ने उन्होंने और भी बड़े तोहफे तैयार किए, क्योंकि उनके हथियारों का सोर्स तियानहो कंपनी ने ही दिया था। क्योंकि ये दूसरा मास्टर एक बड़ा जन्मदिन समारोह कर रहा था, इसलिए चाहे वह कितनी भी दूर क्यों न हो, उन्हें शामिल होना ही था। और जैसे ही यह खबर फैली, डीवाई आतंकवादी संगठन ने भी वांग हाओ की वापसी की खबर सुनी। एक ग्रह पर डीवाई आतंकवादी संगठन के लीडर किमो ने रूखेपन से कहा, कुमो, वांग हाओ याओटियन फेडरेशन से वापस आ गया है। इस बार चाहे कुछ भी हो, हम फेल नहीं हो सकते। उसे मेरे पास वापस लाओ। कुमो हिचकिचाया और बोला, डेमन लॉर्ड, वांग हाओ की अभी की हालत बहुत अजीब है। अगर हम उसे इस तरह खुलेआम पकड़ने की कोशिश करेंगे तो हम कई ताकतों को नाराज कर देंगे। कीमो के चेहरे पर पागलपन की एक झलक दिखी। वांग हाओ के पास न्यू ह्यूमंस का राज है, और जब तक मैं इस प्रेशर को झेल सकता हूं और इन राजों को बाहर निकाल सकता हूं, तब तक हमारे डीवाई ऑर्गेनाइजेशन में अनगिनत लॉयल मेंबर होंगे, और तब तक हम इंटरस्टेलर फेडरेशन की 5 बड़ी ताकतों को जरूर पीछे छोड़ देंगे या उनकी जगह भी ले लेंगे। हाँ, डेमन लॉर्ड। कुमो की आंखों में कट्टरता चमक उठी। वे इंसानियत के विकास के लिए लड़े, लेकिन दुनिया ने हमेशा उन्हें गलत समझा। अब उन्हें आखिरकार सुबह दिखी। स्काईफायर कंपनी, चेयरमैन का ऑफिस। ऑटम विंटर अपने हाथ में अखबार देखकर खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। डैड, आप अभी भी हंस रहे हैं। कियू लिंगहान ने गुस्से में पैर पटका। ऑटम विंटर हंसा, गुस्सा होने की क्या बात है? क्योंकि हम वांग हाओ को जीतना चाहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि यह छोटा शैतान ऐसी चीजें करेगा जो लोग समझ नहीं पाएंगे। लेकिन ये यंग मिस अब उससे एक पीढ़ी नीचे है। मैं ऐसी बात पर गुस्सा कैसे न करूं? कियू लिंगहान ने गुस्से में गाल फुलाते हुए कहा। ऑटम थंडर उसके बगल में खड़ा खुद से बुदबुदाया, तुम उससे सिर्फ एक पीढ़ी नीचे हो, लेकिन वह पूरी 2 पीढ़ी नीचे है। वह इस बारे में किससे शिकायत कर सकता है? हर किसी के अपने रिश्ते होते हैं, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? ऑटम विंटर ने हाथ हिलाया, फिर कहा, जियाओ लेई, जाओ एक गिफ्ट तैयार करो। जब वांग हाओ अपना बड़ा जन्मदिन मनाएगा तो हम उसे भेज देंगे। दादाजी, क्या आप सच में वांग हाओ का 10वां 18वां जन्मदिन मनाने का प्लान बना रहे हैं? ऑटम थंडर हैरान रह गया। जो लोग नहीं जानते थे उनके लिए यह एक बात थी कि वे इसके झांसे में आ जाएं, लेकिन वे जानते थे और वे फिर भी जा रहे थे। ऑटम विंटर ने सीरियस होकर कहा, याद रखना, मैं वांग हाओ के पोटेंशियल को लेकर बहुत पॉजिटिव हूं। वह जो भी फैसला करेगा, हमारी स्काईफायर कंपनी उसका पूरा सपोर्ट करेगी। कियू लिंगहान की भौहें सिकुड़ गईं। डैड, मुझे पता है कि वांग हाओ का पोटेंशियल बहुत मजबूत है, इतना भी नहीं, लेकिन हम आखिर उसे किस लिए सपोर्ट कर रहे हैं? ऑटम विंटर ने आह भरी, आप सब जानते हैं कि यूनिवर्स में अनगिनत गैलेक्सी हैं, और मिल्की वे गैलेक्सी, जहां हमारा इंटरस्टेलर फेडरेशन है, उनमें बस एक छोटा सा धूल का कण है। हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर गैलेक्सी हैं। ऑटम थंडर ने भौहें चढ़ाईं। दादाजी, क्या आपका मतलब है कि ये गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी पर हमला कर सकती हैं? ऑटम विंटर ने सिर हिलाया, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें तैयार रहना होगा। कियू लिंगहान ने उत्सुकता से पूछा, तो वांग हाओ को जीतने की हमारी पूरी कोशिश इस बात के लिए है कि कहीं एक दिन दूसरी गैलेक्टिक सभ्यताएं हम पर हमला न कर दें और हमें जिंदा रहने के लिए वांग हाओ की सुरक्षा की जरूरत न पड़े। ऑटम विंटर ने सिर हिलाया, पैसा हमारी कियू फैमिली के लिए बस एक नंबर है। अगर हम पैसे का इस्तेमाल अपनी कियू फैमिली को हमेशा के लिए जिंदा रखने के लिए कर सकते हैं, तो क्यों नहीं? ऑटम थंडर और कियू लिंगहान ने समझ में सिर हिलाया, ये दिखाते हुए कि वे समझ गए हैं। एपोथेक्री गिल्ड, प्रेसिडेंट की प्राइवेट लैब। शुई याओ एक दवा बनाने पर ध्यान दे रही थी। बिंग कियाओ ने धीरे से बगल से बताया, प्रेसिडेंट, वांग हाओ ने आपको अपने 18वें जन्मदिन पर आने का न्योता भेजा है। बोलने के बाद बिंग कियाओ ने एक अजीब सी मुस्कान दी, जिससे पता चला कि वह समझ नहीं पा रही थी कि वांग हाओ के दिमाग में क्या चल रहा है। 18वां जन्मदिन। शुई याओ हैरान रह गई, उसने जो कर रही थी उसे रोक दिया और बिंग कियाओ के हाथ से न्योता ले लिया। ये बदमाश सच में बहुत शरारती है। शुई याओ हंसी और सिर हिलाते हुए कहा, तो जाओ वांग हाओ के लिए एक गिफ्ट तैयार करो। क्या मुझे खुद पहुंचाना चाहिए? बिंग कियाओ ने पूछा। शुई याओ ने आंखें घुमाईं, ये बस एक बच्चा मजाक कर रहा है, वाइस प्रेसिडेंट खुद क्यों जाएंगे? अपने चेले को जाने दो। बिंग कियाओ ने सिर हिलाया, तो ये गिफ्ट कितना बड़ा होना चाहिए? शुई याओ ने एक पल सोचा, भले ही यह एक बच्चा मजाक कर रहा है, लेकिन आखिर वह हमारे एपोथेक्री गिल्ड का 5वां वाइस प्रेसिडेंट है। अगर वह नहीं जाता है तो गिफ्ट हल्का नहीं हो सकता। उसके लिए एक शानदार गिफ्ट तैयार करो। बिंग कियाओ ने सिर हिलाया, फिर इज्जत से हट गया।
और जब शुई याओ ने उस पोशन को देखा जो वह बना रही थी तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं बचा था। 300 अरब याओटियन सिक्के बस ऐसे ही खत्म हो गए। शुई याओ ने आह भरी, पोशन डाला और फिर बनाना जारी रखा। मिलिट्री डिपार्टमेंट, ग्रैंड कमांडर का ऑफिस। गुवान जियोनगोंग ने ठंडी सांस ली और वांग हाओ का इनविटेशन कूड़ेदान में फेंक दिया। उसके बगल में खड़ी गुवान यिंगजी ने एक अजीब सी मुस्कान दी। डैड, ये थोड़ा बुरा नहीं है। आखिर उसने इनविटेशन भेजा है, आपको कम से कम थोड़ी तहजीब तो दिखानी चाहिए। गुवान जियोनगोंग ने नाक से कुड़ी, उस बच्चे को देखकर ही अभी मेरे सिर में दर्द हो रहा है। मेरे पास उसके साथ ताइची खेलने का टाइम कैसे होगा। गुवान यिंगजी ने सिर हिलाया और बात बदल दी। युनयान की चोटें ठीक हो गई हैं और वह कुछ दिनों में पूरी तरह ठीक हो जाएगा और पुराने खंडहरों की ओपनिंग के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगा। गुवान जियोनगोंग ने सिर हिलाया, फिर ठंडे स्वर में कहा, लियुनयान का टैलेंट बहुत मजबूत है, लेकिन वह एक आम आदमी के तौर पर पैदा हुआ था। भविष्य में वह सिर्फ हमारे गुवान परिवार का कुत्ता ही बन सकता है। तुम्हें अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रखना चाहिए, समझे। गुवान यिंगजी बोलना चाहता था लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने बोला भी तो उसके जिद्दी पिता उसकी बात नहीं सुनेंगे। इसलिए कुछ न कहना ही बेहतर था। गुवान जियोनगोंग की भौहें तन गईं। लियुनयान के मुकाबले मैं चाहूंगा कि वांग हाओ हमारे गुवान परिवार का कुत्ता बने। उसका टैलेंट सच में बहुत मजबूत है। अगर हम उसे अपना नहीं बना सकते तो हमें उसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। आखिर में गुवान शियोंगहोंग की आंखों में किलिंग इंटेंट की एक झलक दिखी। वह इंटरस्टेलर फेडरेशन में किसी को भी या किसी भी ताकत को मिलिट्री डिपार्टमेंट के डेवलपमेंट के लिए खतरा नहीं बनने देगा और अभी के वांग हाओ में वह पोटेंशियल साफ तौर पर था। गुवान यिंगजी ने हैरानी से पूछा, जब पापा को लगता है कि वांग हाओ एक खतरा है तो फिर भी आपने उसे मिलिट्री डिपार्टमेंट का फिफ्थ मार्शल क्यों बनाया। गुवान शियोंगहोंग ने गुवान यिंगजी को निराश नज़र से देखा। मैंने तुमसे कहा था कि मिलिट्री डिपार्टमेंट में आकर सीखो, लेकिन तुमने मना कर दिया। तुम इतने आसान इरादे को भी नहीं समझ सकते। गुवान यिंगजी ने अपना सिर नीचे किया और बोलना बंद कर दिया। वह मिलिट्री डिपार्टमेंट में सबसे कम आना चाहता था। वहाँ न सिर्फ साजिश करनी पड़ती थी बल्कि बहुत सी चीज़ों को मैनेज भी करना पड़ता था जो सच में उसके लिए सही नहीं था। गुवान शियोंगहोंग ने सिर हिलाया और आगे कहा, क्योंकि वांग हाओ एक खतरा है, मुझे लगातार उसकी प्रोग्रेस के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही हमारे मिलिट्री डिपार्टमेंट को सच में ब्रेनवेव रिमोट कंट्रोल टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, इसलिए मैंने फ्लो के साथ चलते हुए वांग हाओ को मार्शल का टाइटल दे दिया। इस तरह वह मेरी नज़र में रहेगा और मैं जब चाहूँ उसे ख़त्म करने का मौका ढूंढ सकता हूँ। गुवान यिंगजी ने भौहें चढ़ाईं और पूछा, अगर तुम ऐसा करोगे तो 4 बड़ी की यूनिवर्सिटीज़ के प्रिंसिपल पक्का इसे जाने नहीं देंगे। गुवान शियोंगहोंग ने मजाक उड़ाया, उन्हें पहले सबूत ढूंढने होंगे। अगर कोई सबूत नहीं है तो वे बस गलत कर रहे हैं। उस समय दूसरी बड़ी ताकतें इंटरस्टेलर फेडरेशन की स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए ज़रूर दखल देंगी। गुवान यिंगजी ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या उस समय वांग तियानी को भी तुमने इसी तरीके से गायब कर दिया था। गुवान शियोंगहोंग गर्व से हंसा, एक आम आदमी अमीर लोगों के ग्रुप में आना चाहता है, ये तो बस मन की बात है। गुवान यिंगजी ने आह भरी। हालांकि उसके पिता ने साफ साफ यह नहीं माना, लेकिन मतलब पहले से ही बहुत साफ था। उस समय वांग तियानी का गायब होना सब उन्हीं का किया धरा था। जिस चीज़ की उसने उम्मीद नहीं की थी और जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी वह ये थी कि वांग तियानी को गायब करने के लिए उन्होंने असल में 100,000 एलीट सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया था। ये तरीका सच में बहुत खूनी था। वांग तियानी, मुझे लगता है कि तुम मरे नहीं हो। मैं तुम्हारे लौटने और एक बड़ी लड़ाई का इंतजार कर रहा हूँ। गुवान यिंगजी को पहले से ही अंदाज़ा था कि वांग तियानी मरा नहीं है, कि वह ज़रूर लौटेगा, और यह अंदाज़ा और मजबूत होता जा रहा था। बेटियन यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस के एक विला में वांग हाओ ने जम्हाई ली और डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना नाश्ता शुरू किया। बॉस, ये वो कपड़े हैं जो आप आज अपने बड़े बर्थडे सेलिब्रेशन में पहनेंगे, चेन याओ ने कहा और अलग अलग हाई एंड सूट से लदी एक छोटी गाड़ी को धक्का दिया। बॉस, मैंने दावत तैयार करने के लिए एक 8 स्टार होटल से शेफ हायर किए हैं। आपको मेन्यू कैसा लगा। कियान वानयांग ने वांग हाओ को एक मेन्यू दिया। वांग हाओ ने मेन्यू पर नज़र डाली और तुरंत दूध थूक दिया जो वह पी रहा था। उसने उस पर लिखा देखा, फ्रेश एबेलोन सॉस 100 इंटरस्टेलर कॉइन, फेमस गार्लिक रिब्स 200 इंटरस्टेलर कॉइन, 100 फ्लेवर फ्राइड फिश माउथस 300 इंटरस्टेलर कॉइन, टॉप ग्रेड प्लम ब्लॉसम सी ककम्बर 300 इंटरस्टेलर कॉइन। ... बॉस, आप ठीक हैं। कियान वानयांग ने जल्दी से वांग हाओ को एक नैपकिन दिया। खांसी। वांग हाओ ने अपने मुंह के कोने से दूध पोंछा और दिल से दुखी होकर कहा, कियान वानयांग, मुझे लगा था कि तुम मुझे सबसे ज़्यादा समझते हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अब भी नहीं समझते। कियान वानयांग ने हिचकिचाते हुए पूछा, बॉस, क्या इसलिए कि ये डिश बहुत महंगी हैं।
वांग हाओ ने टेबल पर थप्पड़ मारा और गुस्से से हौंकते हुए खड़ा हो गया। क्या तुम्हारे बॉस, जो तियानहुओ कंपनी के सेकंड इन कमांड हैं, उन्हें पैसों की परवाह है? कियान वानयांग और चेन याओ ने डरकर बार बार सिर हिलाया। वांग हाओ ने आह भरी और कहा, असल में मैं तुम्हें दोष नहीं दे सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम मेरे साथ, एक युवा और होनहार बॉस के साथ, इतने लंबे समय से हो, इसलिए तुमने ये सोच बनाई है कि सभी सफल लोग युवा होते हैं। कियान वानयांग और चेन याओ, दो अंडरलिंग्स ने एक दूसरे को देखा, फिर भी समझ नहीं पाए कि वांग हाओ क्या कहना चाह रहा था। वांग हाओ इतना गुस्से में था कि उसने दोनों अंडरलिंग्स को थप्पड़ मार दिया। मेरा मतलब है, आज जो लोग आ रहे हैं वे वाकई सफल हैं, लेकिन वे सब मुझसे बड़े हैं। अगर तुम उन्हें ये बड़ी मछली और मीट दोगे तो क्या होगा अगर उन्हें हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर या हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाए? क्या तुम मुझे दोषी महसूस नहीं करा रहे हो? चेन याओ हैरान रह गया। ये बॉस कमाल का है। उसे साफ तौर पर लगा कि डिश महंगी है, लेकिन उसने यह बात इतने सोफिस्टिकेटेड तरीके से कही, यहाँ तक कि ऐसा दिखाया जैसे उसे मेहमानों की चिंता हो। ये सच में तारीफ के काबिल था। कियान वानयांग तुरंत वांग हाओ का इरादा समझ गई और जल्दी से बोली, बॉस, मैं अभी किचन में जाकर बताती हूँ। इस साल आपका बड़ा बर्थडे सेलिब्रेशन हेल्थ पर फोकस करेगा। सब लोग मारपीट छोड़कर साथ में वेजिटेरियन खाना खाएंगे। वांग हाओ ने खुशी से सिर हिलाया और सुपर लग्जरी ब्रेकफास्ट खाने बैठ गई, जो रातों रात एयरशिप से आया था और हर सर्विंग की कीमत 1000 इंटरस्टेलर कॉइन थी। पास ही सोफे पर बैठी लिंगलिंग अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। उसने पाया कि जब से वह वांग हाओ की पर्सनल ड्राइवर बनी है, बचपन से बनी उसकी सोच धीरे धीरे टूट रही थी। बेतियन यूनिवर्सिटी में एक चौक कई बैंक्वेट टेबल से भरा हुआ था और वेटर कटलरी लगा रहे थे। स्टूडेंट्स के एक ग्रुप ने उस जगह को घेर लिया और जोर जोर से बातें कर रहे थे। क्या तुमने सुना? वांग हाओ अपना 18वां बर्थडे सेलिब्रेशन करने का प्लान बना रहा है। वांग हाओ कौन है? क्या 18वां बर्थडे एक बड़ा सेलिब्रेशन माना जाता है? धत तेरे की, तू तो वांग हाओ को जानता भी नहीं। मैं हाल ही में मिशन पर गया था और आज ही लौटा हूँ। तो बस इतना ही। मैं तुम्हें बता दूं, वांग हाओ प्रिंसिपल का पोता है। प्रिंसिपल का पोता, और बाकी 3 खास यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल भी उसके ग्रैंड टीचर हैं। इससे भी ज्यादा, मुझे अंदर की जानकारी मिली है कि वांग हाओ मिलिट्री में सबसे कम उम्र का मार्शल भी है। धत तेरे की, क्या तुम्हें पक्का पता है कि तुम मजाक नहीं कर रहे हो? काश मैं मजाक कर रहा होता, लेकिन चारों प्रिंसिपल ने खुद यही कहा था। हे भगवान, ये वांग हाओ कहाँ है? मैं इसे अपना बॉस मानना चाहता हूँ। भाई, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम मत जाओ। वांग हाओ के लिए अपने अंडरलिंग्स को रखने के हालात बहुत अजीब हैं। मुझे डर है कि तुम इसे संभाल नहीं पाओगे। अजीब? कितना अजीब? कुछ दिन पहले वांग हाओ ने एक नोटिस बोर्ड लगाया था जिस पर लिखा था कि जो कोई भी उसका अंडरलिंग बनना चाहता है, उसे अपने अंडे देने होंगे। अपने अंडे देने हैं? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम वहां खड़े हो और फिर वह बंदूक से तुम्हारे अंडे तोड़ देगा। इस तरह तुम उसके अंडरलिंग बन सकते हो। धत तेरे की, क्या तुम सीरियस हो? ये सच है। अब पूरा स्कूल जानता है, लेकिन कोई कोशिश करने की हिम्मत नहीं करता। तभी वांग हाओ अपने 2 अंडरलिंग्स कियान वानयांग और चेन याओ के साथ आया। तीनों ने त्योहार वाले लाल सूट पहने हुए थे। शियाओबाई, जो वांग हाओ के कंधे पर बैठी थी, उसने खास तौर पर बनाया हुआ छोटा लाल सूट पहना हुआ था। बॉस, चारों प्रिंसिपल्स ने कहा कि वे आज नहीं आ सकते क्योंकि उन्हें कुछ काम निपटाने हैं, लेकिन गिफ्ट्स पहले ही डिलीवर हो चुके हैं, कियान वानयांग ने धीमी आवाज में कहा। वांग हाओ ने मुंह बनाया। क्या बात है? मुझे लगता है कि वे सब बहाने हैं। चेन याओ ने आंखें घुमाईं। क्या ये साफ नहीं है? बेशक, वे बहाने हैं। वांग हाओ इसके बारे में सोचता भी नहीं है। एक एल्डर का जूनियर के बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल होना, क्या ये साफ तौर पर यह मानना नहीं है कि जूनियर उनसे एक जनरेशन ऊपर है? इसलिए आज आए मेहमानों को वांग हाओ की असली उम्र नहीं पता। वरना कोई नहीं आता। वैसे इन चारों दादाजी ने मुझे क्या दिया? वांग हाओ ने उत्सुकता से पूछा। कियान वानयांग ने जलन भरी नजरों से कहा, चारों प्रिंसिपल्स ने बॉस को 4 तरह के लाइटनिंग एलिमेंट्स दिए। एक्सेलरेशन लाइटनिंग, अटैक वायलेंट लाइटनिंग, हीलिंग होली लाइटनिंग और बॉडी प्रोटेक्टिंग हेवनली लाइटनिंग। 4 तरह के लाइटनिंग एलिमेंट्स। वांग हाओ की आंखें चमक उठीं। तियानहुओ कंपनी ने उसके लिए हेवनली इंपीरियल डिवाइन लाइटनिंग तैयार की थी। जब तक वह हेवनली इंपीरियल डिवाइन लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करता, वह चारों तरह के लाइटनिंग एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब कर सकता था। तब तक स्पीड, अटैक, हीलिंग और बॉडी प्रोटेक्शन के एट्रीब्यूट बूस्ट एक साथ सोचना भी नशीला होगा। चेन याओ ने आगे कहा, इसके अलावा चारों प्रिंसिपल्स ने यह भी कहा कि वे बॉस की एस लीजन में शामिल होने के लिए 10,000 ग्रेजुएट जीनियस से कांटेक्ट करने में बॉस की मदद करेंगे। मैं समझ गया। वांग हाओ ने सिर हिलाया। मेरे 18वें जन्मदिन का जश्न खत्म होने के बाद मैं 2 दिन के लिए साधना करने के लिए एकांत में जाऊंगा।
तुम्हें ये खबर फैलानी होगी कि मैं सरकारी पद बेच रहा हूँ, खासकर उन सुपर अमीर टाइकून को। पक्का करना कि उन्हें बता दिया जाए। बॉस एकांत में जा रहा है। कियान वानयांग और चेन याओ हैरान रह गए। ये पहली बार था जब उन्होंने वांग हाओ को अपनी मर्जी से यह कहते सुना था कि वह एकांत में साधना करने जा रहा है। पुराने खंडहर खुलने वाले हैं और कई मार्शल किंग अंदर आएंगे। सेफ रहने के लिए मुझे अपनी कल्टीवेशन को मजबूत करना होगा, वांग हाओ ने बेबसी से आह भरी। वह सच में कल्टीवेशन नहीं करना चाहता था, ये थकाने वाला और बोरिंग था। पुराने खंडहर, दोनों अंडरलिंग्स की आंखें चमक उठीं। उन्हें पुराने खंडहरों में जाने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अगर वांग हाओ को अंदर से एक हेरिटेज क्रिस्टल मिल सकता है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वे भी डुअल एट्रीब्यूट वाले मार्शल आर्टिस्ट बन सकते हैं? ये सोचकर दोनों अंडरलिंग्स ने अपनी छाती थपथपाए और गारंटी दी, बॉस चिंता मत करो, हम इंटरस्टेलर फेडरेशन के हर सुपर रिच टाइकून तक ये खबर जरूर पहुंचाएंगे। वांग हाओ ने सिर हिलाया, उसे अपने दोनों अंडरलिंग्स की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। तभी आसमान से धीरे धीरे स्पेसशिप नीचे उतरे। कियान वानयांग और चेन याओ का दिल तुरंत उछलकर उनके गले तक आ गया। उन्हें उम्मीद थी कि ये लोग समझदार बने रहेंगे और ये देखने के बाद कि उनका जन्मदिन मनाने वाला व्यक्ति वांग हाओ है, कोई परेशानी नहीं खड़ी करेंगे।